एक टॉपिक है जिसमें आपका एडवांस सेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एडवांस सेट्स है, कहाँ पे काम में आते हैं, कैसे काम में आते हैं। इनमें आता है एक सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि आप कॉन्जिक्यूटिवली एक्सरसाइजेस करते हो, लगातार एक्सरसाइजेस करते हो। दो एक्सरसाइज आप कॉन्टिन्यूसली करते हो। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपकी वो होती हैं ऑल्टरनेट मसल ग्रुप की, सेम मसल ग्रुप की नहीं होती हैं। और ये भी हमें जानना जरूरी है कि इसमें इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे यूज होती है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाले जो सेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्या हमारे लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, इससे ज्यादा मसल ग्रोथ नहीं होती। जो हमारे रेगुलर सेट्स होते हैं वो सबसे बेटर होते हैं हमारे लिए। बट ये जो सुपर सेट वगैरह, जाइंट सेट वगैरह होते हैं, ये सिर्फ आपके एक्सरसाइज स्टिमुलस को चेंज करने के लिए, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए, आपकी बॉडी को एक अलार्म स्टेज में लाने के लिए, आपके ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बदलने के लिए काम में आ जाते हैं वर्कआउट के बीच में। ऐसा कुछ नहीं कि रेगुलरली यही चलाना है आपको, ऐसा जबरदस्ती नहीं होता। ठीक है, अब सुपर सेट में आपको दो मसल ग्रुप कवर करने होते हैं। देखो, दो मसल एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे मान लो आपने चेस्ट प्रेस किया, चेस्ट प्रेस के बाद आपने कोई और दूसरी एक्सरसाइज ले ली, जैसे लेट पुल डाउन आपने रख लिया, तो आपकी दो एक्सरसाइजेज होगी। दोनों, एक आपके बैक मसल की हो गई और एक आपके फ्रंट, आपके मतलब चेस्ट की हो गई। तो ये दो मसल आपने जो साथ में करे, ये आपके सुपर सेट में आ गए। अब याद रखना कि सुपर सेट जो है, ये ना तो आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यूज हो सकता है, वहां पे भी इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, स्ट्रेंथ में भी यूज नहीं हो सकता। हाँ, हाइपरट्रॉफी में इसको हम यूज कर सकते हैं और इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। दोनों ही ट्रेनिंग में ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमारा मेन एम होता है कि हम अपने मसल डैमेज को मैक्सिमाइज कर पाए, मसल में वो पूरा एफर्ट दे पाए, मसल को वो टेंशन दे पाए। तो वहां पे हम इंड्योरेंस के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं और हाइपरट्रॉफी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वहां हो सकता है। बट स्ट्रेंथ के अंदर इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां पे आप इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर है ना। जब 1 से 6 रेप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो, वहां पे क्या सुपर सेट करोगे? आप वहां पे अगर करोगे तो अपनी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर दोगे, है ना। दूसरी बात ये है कि आपके ये सिंगल बॉडी पार्ट वाली ट्रेनिंग्स में तो आ नहीं सकता। आपके मल्टीपल बॉडी पार्ट्स आपको आप जिस दिन कर रहे होंगे मल्टीपल बॉडी पार्ट्स, वहां पे आपका ये ट्रेनिंग आने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि आप कर रहे हो, मान लो पुश पुल लेग्स, आपने चेस्ट किया, फिर आपने चेस्ट के साथ कोई और दूसरा मसल कंबाइन कर लिया। अब वहां पे ये इंक्लूड हो सकता है जब आप मल्टीपल मसल ग्रुप कर रहे हो, क्योंकि आपको दो मसल ग्रुप साथ कवर करने हैं ना। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर सुपर सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो हमें दो मसल ग्रुप करनी है। तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेट। कंपाउंड सेट के अंदर दो सिमिलर एक्सरसाइज, दो सेम मसल ग्रुप की एक्सरसाइज होती है कॉन्टिन्यूसली, है ना। जैसे कि आपका चेस्ट प्रेस हो गया और साथ में आपका हो गया फ्लाइज हो गया, है ना। चेस्ट फ्लाइज या पैक डेक फ्लाई हो गया, कुछ भी, आप केबल क्रॉस हो गया। तो ये दो एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली आपने कर ली और इनको हम कहते हैं कंपाउंड सेट। ठीक है, ये आपकी सेम मसल ग्रुप की हो सकती हैं और ये किसी भी स्प्लिट के अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सिंगल बॉडी पार्ट के अंदर आप इसे ऐड कर लो, चाहे आप इसे पीपीएल वर्कआउट के अंदर ले लो, चाहे अपर बॉडी लोअर बॉडी के अंदर ले लो, ग्रुप स्प्लिट के अंदर ले लो, किसी के अंदर, कौन से स्प्लिट के अंदर भी आप इसे ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मोटिव वही है कि आप मैक्सिमम मसल डैमेज को बढ़ा सको और अपने मसल को हम एक तरीके से अलार्म स्टेज में बॉडी को लेके आए और वो एक्सरसाइज स्टिमुलस चेंज करे। ये मेन एम है इसका। और याद रहे कि ये इनिशियली एक्सरसाइज के अंदर नहीं आती, लास्ट में सुपर सेट कंपाउंड सेट आए तो वो ज्यादा बेटर साबित होते हैं हमारे लिए। क्योंकि अगर आप पहले ही सुपर सेट या जाइंट सेट या कंपाउंड सेट कुछ भी कर लोगे, तो फिर इससे क्या होगा कि आपका जो मसल है वो फटीग लेवल को जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप उतने हैवी वर्कआउट जो आप पहले हैवी वाली एक्सरसाइज कर पाते थे, वो भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कम सुपर सेट कंपाउंड सेट कर चुके हो। तो इसकी वजह से जो आपकी टोटल एफिशिएंसी ऑफ वर्कआउट है वो खराब होने वाली है। यानी पहले ही अगर आप एक दो स्टार एक्सरसाइज में ये कर लोगे, तो लेटर की एक्सरसाइज जो लास्ट की एक्सरसाइजेज में वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। बट जबकि आप इसको अगर लास्ट एक्सरसाइजेस में करो, जैसे मान लो आप 4 एक्सरसाइज डन कर चुके, आपकी 4 एक्सरसाइज हो चुकी है, पांचवी में आपने सुपर सेट ऐड किया हुआ है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपके लिए। जैसे पांचवी आपने रख ली बाइसेप कर्ल्स और आपका पुली पुश डाउन, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये आपका सुपर सेट भी ऐड हो गया, टाइम भी आपका कम, मतलब कम टाइम के अंदर भी दोनों चीजें अचीव हो जाएंगी। रेस्ट आपका एक है, सेट आप मतलब एक्सरसाइज आपकी दो है। तो ये आपका अच्छा प्रोटोकॉल होगा, रादर कि आप पहली एक्सरसाइज ही सुपर सेट डाल दो। तो वो आपके इफेक्टिवनेस को कम कर देगी वर्कआउट के, जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और सेकंड बात ये हो जाएगी कि आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। जबकि लास्ट एक्सरसाइज में अगर आप इसे ऐड करोगे, तो वहां पे आप अपने मसल से फुल एफर्ट भी ले सकते हो, फुल आउटपुट भी ले सकते हो और साथ में उसे
ट्रेन भी कर सकते हो इस तरीके से, है ना, कि आप दोनों एंटेगोनिस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो। तो ये सुपर सेट का और कंपाउंड सेट का साथ में ही जो हमने डिस्कस किया वो हो जाएगा। जाइंट सेट देखो नाम से पता लग रहा है बड़ा सेट है ना, इसमें आपको ना बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ती है, बट ये भी सेम मसल ग्रुप की होती है, ये बात याद रखना। सेम मसल ग्रुप होती है। अब सेम मसल ग्रुप में जैसे आती हैं एक्सरसाइजेस, लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई कोई भी, मान लो जैसे डेल्ट की मान लेते हैं, तो सब पहली एक्सरसाइज हमने शोल्डर प्रेस रख ली। ठीक है, सेकंड हमने रख ली लैटरल रेजेस। थर्ड हमने रख ली रियर डेड फ्लाइज। फोर्थ हमने रख ली आर्नोल्ड। ठीक है, फिफ्थ हमने रख ली कोई और एक एक्सरसाइज बता दो, फ्लाइज रख ली है ना, फ्लाइज रख ली, या फिर आपकी जो मूवमेंट है चेस्ट फ्लाइज नहीं है, शोल्डर फ्लाइज है, तो हम थोड़ा बाहर को वेट रख के करते हैं वो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम फ्रंट रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे 5-6 एक्सरसाइज प्लान कर ली, और ये क्या चलेगी, कॉन्टिन्यूसली चलेंगी, लगातार चलेंगी, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूसली चलने वाली हैं, बीच में कोई भी रेस्ट नहीं होगा। जब ये पांचों एक्सरसाइजेज हो जाएंगी ना, तो मैंने मान लो 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, 5 एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब जाके मैं क्या करूँगा, रेस्ट लूंगा, और रेस्ट लेने के बाद फिर से 5 एक्सरसाइज में लगातार करने वाला हूँ। ठीक है, और ये बीच में जो रेस्ट होगा वो कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट का होगा। तो इस तरीके से हमारा जॉइंट सेट है ना किया जाता है। और ये कब किया जाता है, और इसके बाद क्या मतलब कोई और तरह की ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है? नो, इसके बाद कोई और तरह की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती। आपके जॉइंट सेट जो होते हैं ये आपके वर्कआउट को जल्दी भी फिनिश कर देते हैं, और साथ में आपको वो मतलब आप इफेक्टिवली ट्रेन कर पाते हो उस मसल ग्रुप को, क्योंकि वहां से आप क्या करते हो उसको मल्टीपल तरीके से ट्रेन कर रहे हो। जैसे चेस्ट है, चेस्ट में भी आपने 4-5 एक्सरसाइज एक साथ में कर ली, और फिर आपने रेस्ट लिया। ठीक है ना, ये होता है आपका जॉइंट सेट। सेम मसल ग्रुप के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं ये। ठीक है ना। उसके बाद आता है पिरामिड सेट। अब पिरामिड सेट के अंदर का सबसे मेन लॉजिक यहाँ पे ये है कि इसके अंदर ना हम एक पिरामिड की तरह जाते हैं ऊपर। इसके अंदर रिवर्स पिरामिडिंग भी होती है, और उसके अंदर होती है पॉजिटिव पिरामिडिंग भी। जैसे मान लो ये पिरामिड है, हमने वेट लिया, मान के चलते हैं मेरा 1 रैप मैक्स है 100 kgs, और इसके अकॉर्डिंगली मैंने जो वेट यहाँ पे ऐड किया वो वेट ऐड किया है 50 kgs। ठीक है, 50 kg के साथ मैं मान लो 6 रेपिटेशन लगा रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, 6 रेपिटेशन कंप्लीट करके मैं होल्ड करूँगा ऊपर, और फिर मैं वेट बढ़ा दूंगा 60 kg कर दूंगा, और फिर मैं रेपिटेशन को तो कम कर दूंगा, जैसे मान लो 4 हो गए। फिर मैं आ जाऊंगा 70 kg पे, रेपिटेशन हो जाएंगे 2। फिर मैं आ जाऊंगा 80 kg पे, और रेपिटेशन हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव पिरामिडिंग हो गई। फिर ऐसे ही नेगेटिव लेके आऊंगा इसको, रिवर्स पिरामिडिंग। इसको बोलते हैं पिरामिड सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पिरामिड सेट। अब ये पिरामिड सेट कब यूज होता है, देखो वैसे तो आपकी जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है उनके अंदर ही हम इसको एज अ शॉक फेस ऐड करते हैं, है ना। एज अ शॉक फेस ऐड करते हैं मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो 2 महीने का ट्रेनिंग है, 2 महीने के बीच में किसी दिन हमने ऐसे पिरामिड सेट कर लिया। ठीक है, और पिरामिडिंग भी किसके हुई, पिरामिडिंग सेट भी किसके होते हैं, मेनली मेनली आपके जो प्राइमरी मूवमेंट्स होती है, प्राइमरी मूवमेंट्स का पता है ना आपको, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, इनके अंदर ही हम मेनली पिरामिड पिरामिड सेट को लेके चलते हैं। तो जैसे 2 महीने का वर्कआउट प्लान है, तो बीच में कहीं पे आपने चेस्ट के लिए, कहीं पे डेडलिफ्ट के लिए, कहीं पे आपने बेंच प्रेस के लिए ये पिरामिड सेट यूज कर लिया। और एक दिन में जैसे मान लो आज मेरा स्क्वाट डे है, तो स्क्वाट के लिए मैंने पिरामिडिंग यूज करी, और ये पूरा पिरामिडिंग होगा। पिरामिड सेट के 3 सेट में करूंगा। पिरामिड सेट समझ में आया ना, पहले मैं ऊपर की तरफ को जाऊंगा, फिर वेट को नीचे की तरफ को लाऊंगा, और अल्टीमेटली सेट खत्म हो जाएगा। वो एक पिरामिड सेट हो गया। तो इसी तरीके से मैं 3 पिरामिड सेट करूंगा, और मेरा वर्कआउट हो जाएगा फिनिश। ठीक है ना। इस तरीके से पिरामिड सेट यूज होते हैं आपके वर्कआउट शेड्यूल में, ताकि आप
तो वो एक तरीके से कह सकते हैं ना, जो हम अलार्म स्टेज में बॉडी को रखना, उसी तरीके से ही काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट का तो आपको पता ही है, आपको वेट को ड्रॉप करना होता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो अपने लैटरल रेस आप कर रहे थे, लैटरल रेस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने पहले 3 रेगुलर सेट रखे हुए हैं और आपका चौथा जो है वो आपका ड्रॉप है। ठीक है, मतलब 3 रेगुलर सेट है, इसके बीच में प्रॉपर रेगुलर सेट की तरह ही होगा। अपने से सेट किया, मतलब मान लो अपने 15 रेप्स आप कर रहे हो पर सेट, 15 रेपिटेशन कंप्लीट करे, एक सेट हो गया। 15 रेपिटेशन कंप्लीट किए, दूसरा सेट हो गया। 15 रेपिटेशन कंप्लीट करे, तीसरा सेट भी हो गया। अब चौथे सेट जो है ना आपका, जो फाइनल वाला है, जहाँ पे आप ड्रॉप करने वाले हो, पहले आप उसके रेपिटेशन करोगे कंप्लीट, 15 रेपिटेशन। फिर आप कर लोगे वेट को ड्रॉप। मान लो आपका जो वेट था वो 12 kg, 12.5 था, अब अपने वेट को कम कर लिया, आपको ले लिया 10 kg। अब 10 kg के साथ आपने कर लिए 10 से 15 रेप फिर से। फिर आपने फिर वेट को ड्रॉप किया, फिर आपने 7.5 ले लिया। अब आपने इसके साथ फिर से 10 से 15 रेपिटेशन एम किए। उसके बाद फिर आपने ड्रॉप किया, वेट आपने ले लिया 5 kg, और अब आपने क्या करें, फिर से 10 से 15 रेपिटेशन ड्रॉप अचीव करें। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा चौथे सेट पे। अब चौथे सेट में या लास्ट या फाइनल सेट के अंदर ये होगा, याद रखना। जो फाइनल सेट होगा उसमें हम ड्रॉप करते हैं 2 से 3 बार वेट को, और फिर रेपिटेशन अचीव करते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ड्रॉप सेट का फायदा इसका सबसे ज्यादा यही होता है कि आप अपने मसल्स से मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हो। ठीक है, और उसको उसको उसके बिल्कुल लास्ट एफर्ट तक ट्रेन करते हो। ठीक है, तो यही फायदा होता है ड्रॉप सेट का। और ड्रॉप सेट में ना एक और फायदा ये देखने को मिलता है कि आप अपने बॉडी को अब डिफरेंट बायो एनर्जेटिक्स पे ट्रेन कर सकते हो। डिफरेंट बायो एनर्जेटिक्स मतलब, पहले जैसे आपने मान लो हैवी लिया था वर्क, वेट हैवी के साथ मान लो आपने 8 रेपिटेशन किया, मतलब आप 80% के साथ आप काम कर रहे थे। उसके बाद आपने क्या करा, कम कर दिया वेट को, और आपके रेपिटेशन थोड़े बढ़ गए। जैसे मान लो आपका 81 1 RM अगर 100 kg था, 100 मैक्स अगर 100 kg है, तो आपने मान लो 80% लिया था, यानी 80 kg लिया था, तो आपके 8 रेपिटेशन निकल गए। ठीक है ना, ये एक तरीके से है भी, हाई इंटेंसिटी पे आ रहा है। अगर ऐसे ही मान लो मैंने ये पहला सेट किया, दूसरे सेट मतलब ये ड्रॉप सेट का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, वेट को कम कर दिया, 50 kg कर दिया। 50 kg के साथ मान लो मेरे 10 रेपिटेशन निकल गया। अब देखो ये वाला जो ट्रेनिंग था, ये मैंने हाई इंटेंसिटी पे किया, एटीपी सीपी सिस्टम यूज हुआ यहाँ पे। उसे मैंने वेट को काफी कम कर दिया, और इसके साथ मैंने रेपिटेशन फिर अचीव कर लिए। ये आपका हाई इंटेंसिटी तो नहीं है, बट हाँ स्टिल आपका जो मसल है वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ना डिफरेंट बायो एनर्जेटिक्स, डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में चलती है। आप क्योंकि वेट को कम कर लेते हो, इंटेंसिटी को कम कर लेते हो आप, और आप फिर रेपिटेशन को पुश करते हो। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है ड्रॉप सेट का। अब ये भी आपको याद रखना है, ये आपको अपने लास्ट सेट पे ऐड करना है, या जिसे बोलते हैं फाइनल सेट पे ऐड करना है। फाइनल सेट पे ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि आप पहले सेट में भी ड्रॉप करे जा रहे हो, दूसरे सेट में भी ड्रॉप करे जा रहे हो, तीसरे सेट में भी ड्रॉप करे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा आप करोगे तो आप अपने, अगेन सेम चीज मैं बोलूंगा, अपने वर्कआउट इफेक्टिवनेस को कम करे जा रहे हो। क्योंकि आप पहले ही एक्सरसाइजेस के अंदर एक ही रेंज के अंदर अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे। बाकी जो डिफरेंट रेंज में आपको ट्रेन करना था अपने मसल को, वहां पे आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली एक दो एक्सरसाइज में ही आपका काम खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि आप हर सेट के अंदर ड्रॉप किए जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, लास्ट की एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट करो, और लास्ट में ड्रॉप सेट करो, यानी कि थर्ड सेट में या फाइनल सेट में ड्रॉप करो है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ना ला नेक्स्ट आपका वार्म अप एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम समझने वाले हैं। वार्म अप है क्या, देखो वार्म अप के बारे में अगर हम समझें, तो वैसे तो बहुत कॉमन ही है, हमें सबको पता है कि वार्म अप का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करेंगे आप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए आप अपने रेप रेंजेस को बढ़ा सकते हो, आप अपने लोड को बढ़ा सकते हो, आप अपने
एक्सरसाइजेस को बढ़ा सकते हो, एक्सरसाइज के नंबर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप अपने रेस्ट पीरियड को कम कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये सब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ही तरीका है ना। जैसे मान लो पहले आप 10 किलो के साथ 10 रेपिटेशन कर रहे थे, तो आप पहले एम करो कि 10 केजी के साथ आप 12 रेपिटेशन कर लो। तो अगर 10 केजी से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में 12, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 12 रेपिटेशन कर पा रहे हो, इट मीन्स आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड दिया, है ना। आपका लोड बढ़ गया ना, लोड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। चलो ये भी नहीं करना है। मान लो अगर बिगिनर है तो आप इस तरीके से चलोगे। मान लो इसके थोड़ा एडवांस चलना है आपको, तो आप क्या कर रहे थे, 10 केजी के साथ आप 10 रेपिटेशन कर रहे थे ना पहले। तो वैसा करो, आप 10 केजी की जगह 12, 12.5 केजी ले लो, उसके साथ कर लो 10 रेपिटेशन। अगेन लोड बढ़ गया, ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एग्जाम्पल है। चलो ये भी नहीं करना है। चलो ठीक है, अगर इससे भी आगे जाना है तो आप एक एक्सरसाइज करा ऐड कर लो। जैसे 5 एक्सरसाइज 3 सेट कर रहे थे आप, 15 सेट अचीव हो जा रहे थे आपके। अब आपने 6 एक्सरसाइज कर ली, 3 सेट कर ली, अब आपके 18 सेट्स हो जा रहे हैं। ये भी एक तरह का प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। ये भी नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ चेंज करना है तो आप अपने रेस्ट पीरियड को रिड्यूस कर लो। पहले आप 50 सेकंड का रेस्ट ले रहे थे, अभी आप इसको 40 सेकंड का रेस्ट कर दो। ये भी एक तरह का प्रोग्रेसिव लोड है। अच्छा, अगर ये भी नहीं करना है, इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो जाके, तो फिर आप अपने वर्कआउट में सारे रेगुलर सेट ही रखो, नॉर्मल रेगुलर सेट, और लास्ट की एक्सरसाइज में सुपर सेट ऐड कर लो, या जाए अपना कंपाउंड सेट ऐड कर लो। समझे बात को। अरे एक तरीका थोड़ी होता है ओवरलोड बढ़ाने का, यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रेनिंग के अंदर ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। आपको ये मोडालिटीज को अपने अकॉर्डिंगली बदलना होता है। मैंने कितने सारे तरीके बता दिए आपको। अब ये तरीके जो है वो अप्लाई किस पे होंगे, वो इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई होंगे ना। जैसे आपका क्लाइंट होगा उसके हिसाब से अप्लाई होंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई क्लाइंट है एडवांस लेवल का, बहुत पहले का है वो, उसको 5 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। अब उसके लिए आप ऐसा करोगे कि रेप रेंजेस को पुश करोगे। अच्छा, पहले आप 10 करते थे तो अब 12 करना पड़ रहा है। ये इतनी इफेक्टिव अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। तो आप इस कंडीशन में एडवांस लेवल के जो ओवरलोड है वो ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप एडवांस सेट्स ऐड कर सकते हो, जो अभी हमने डिस्कस किए, सुपर सेट, जाइंट सेट वगैरह, है ना। तो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि आप, कोच के ऊपर, कि वो क्लाइंट के हिसाब से कौन से टाइप का ओवरलोडिंग देना चाहता है। ठीक है ना। अब मैंने बेसिक से एडवांस तक सारे आपके ओवरलोडिंग के तरीके बता दिए। मसल बिल्डिंग के लिए जो 2 मसल फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है, 2 मसल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रैप ज्यादा वेट कम या वेट ज्यादा रैप में कौन सा बढ़िया है? बढ़िया सारे बढ़िया है, कोई बेकार नहीं है, सब बढ़िया है। किस समय पे यूज करना है वो समझो, बस वो समझा चुका हूँ मैं। शायद आप क्लास में रेगुलर नहीं आते। ये हमने हाइपरट्रॉफी में डिस्कस किया हुआ है कि ज्यादा रेपिटेशन कम वेट किस चीज के लिए हम करते हैं। वो करते हैं हम मस्कुलर इंड्योरेंस के लिए, और ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी को अचीव करने के लिए। और अगर हम बात करें ज्यादा हैवी वेट और कम रेपिटेशन, ये हम करते हैं मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए। समझे। ये ऑलरेडी डिस्कस है, अगर आप क्लासेस में नहीं आते हो तो शायद आपको नहीं पता होगा। वार्म अप की अगर हम बात करें तो वार्म अप के ना वैसे 2 फेजेस हैं वैसे, इसको सिंपली, क्योंकि इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। कुछ स्टडीज ये कहती है कि यार वार्म अप की ना जरूरत ही नहीं है अपने को, और कुछ स्टडीज ये कहती है कि वार्म अप की जरूरत है। तो हम किसे माने भी, हम किस पे बिलीव करें? क्योंकि पहले की स्टडीज जो थी वो तो यही क्लेम करती थी कि वार्म अप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और वार्म अप एक मतलब कह सकते हो वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले का एक मेन प्रोसेस है। बट अभी कुछ स्टडीज ये कहती है कि यार अगर मान लो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, सिस्टम्स बने हुए हैं, ये जो होते हैं ऑलरेडी वार्म अप होते हैं। ऑलरेडी वार्म अप का मतलब यहाँ पे है कि ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, ऐसे थोड़ी कि डीएक्टिवेट हो गए, है ना। तो आपको इनको एक्टिवेट करना पड़ रहा है पहले वार्म अप करने के लिए, ऐसा थोड़ी है। जैसे हम ये एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं अगर मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो ऐसा थोड़ी आप ये करोगे कि कुत्ते को देखोगे पहले बोलोगे अरे नहीं नहीं पहले वार्म अप कर लेता हूँ फिर भागूंगा, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। ऐसा करोगे क्या आप? ये एक एग्जाम्पल है
जो ये कंसिडर कर रहे हैं कि वार्म अप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपके वर्कआउट के बीच, वर्कआउट के पहले। ठीक है ना। तो ये कहता है कि हमारा मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है, हमारे ओवरऑल जो सिस्टम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी की, एक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो आप एक्टिव हो जाओगे और आप काम कर सकते हो। तो वार्म अप सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, ये कहने का मतलब है जो ये मानते हैं कि वार्म अप ठीक नहीं है वर्कआउट से पहले। और जो दूसरी स्टडी है वो ये कहती है कि यार वार्म अप इम्पॉर्टेंट तो है। क्यों वहां पे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कोई एक स्ट्रेस नहीं है। मतलब वो ट्रेनिंग हमारा एक प्लान्ड वर्कआउट है, प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट है। कहता है कि अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ रहा है या कोई डैश 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 हमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, उसके हिसाब से जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो तो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। वहां तो हमारी बॉडी वैसे ही हमारे हार्मोनल लेवल्स को हाई करती है, ताकि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ताकि हमारी बॉडी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम कर पाए। तो वो तो एक नेचुरल सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टेंस बनी हुई है, तब जाके हमारी बॉडी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है उस काम को करने के लिए। बट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है ना, ट्रेनिंग में तो हम खुद जा रहे हैं प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट करने के लिए। तो उस प्लानिंग के अंदर भी वार्म अप का पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए ये दो बातें समझ में आती है हमें। हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट को कंसिडर करते हैं? हम तो ये कंसिडर करेंगे कि वार्म अप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। क्योंकि जो इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल कहता है, इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, और जो प्रीहैब एंड रिहैब, प्रीहैब एंड रिहैब वाले जो है स्टडीज जो मानती है, वो भी यही कहती है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज है वर्कआउट से पहले, वार्म अप, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने का। तो वार्म अप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब ये करता क्या है? अब वार्म अप कितने टाइप्स में कन्वर्ट है? एक जनरल वार्म अप में है, एक स्पेसिफिक वार्म अप में है। ठीक है। जनरल वार्म अप तो है कि भैया बहुत सिंपल, जिसमें कि आपको बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स करनी है, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। फंडामेंटल मूवमेंट्स जैसे कि आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन हो गया, है ना, रोटेशनल मूवमेंट्स हो गई, सर्कमडक्शंस हो गई, ऐसी मूवमेंट्स आपकी आ जाएंगी जनरल के अंदर। स्पेसिफिक जो होती है वो बहुत गेम स्पेसिफिक होती है, जैसे कि रेसलिंग है, रेसलिंग है, या फिर यूएफसी है, या फिर कोई बैडमिंटन है। तो इनका जो वार्म अप होता है ना सेशन, वो बिल्कुल अलग टाइप का होता है ना। बेस तो वही है कि आपके टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपके रेंज को बढ़ाना है, आपके जॉइंट के अंदर वो आप कह सकते हो टेम्परेचर को एलिवेट करना है, आपके मसल टेम्परेचर को बढ़ाना है, ये तो बेसिक एम है उसके। पर तरीका कुछ अलग होता है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपके गेम की अकॉर्डिंगली ये चीज होती है सेटल। जैसे वो रेसलिंग में आपको पता है कि वो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, वहां पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिसमें इंजरी भी हो सकती है, और इवन आपका जो जॉइंट है वो ज्यादा रेंज पे भी ट्रेवल करेगा। तो इसमें ये लोग कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, अपने नेक के साथ ब्रिजेस बनाते हैं, है ना, जो चक्रासन जिसे हम कहते हैं, बट वो आपका अर्ध चक्रासन होता है, जिसमें हम सिर्फ गर्दन पे करते हैं वो काम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चक्रासन बनाते हैं, गर्दन के थ्रू ब्रिजेस बना रहे होते हैं। जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में शेडो पंचिंग कर रहे होते हैं, शेडो पंचिंग, है ना। बैडमिंटन में भी हम जनरल जो वार्म अप है ना, एजिलिटी वर्कआउट है वो कर रहे हो, एजिलिटी वर्क होता है वो करते हैं वार्म अप के तौर पे। तो स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स ये चीजें वेरी कर सकती हैं, वहां पे स्पेसिफिक कंडीशंस है, आपके स्किल के अकॉर्डिंगली आपका वार्म अप डिसाइड होता है। बट जनरल वार्म अप जो है उसमें फंडामेंटल मूवमेंट्स आ जाती हैं सारी की सारी, और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। ठीक है। अब कितना होना चाहिए आपका वार्म अप? 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट आपका वार्म अप, फिर आपका मेन पार्ट मतलब एक्सरसाइजेस जो आपने प्लान की हुई हैं, और फिर आपका लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन। ठीक है। कूलिंग डाउन आपका 5 से 10 मिनट का एनफ होता है, 5 to 10 मिनट्स आप लास्ट में जा करके स्टैटिक स्ट्रेचेस वगैरह करते हो, और आपको वहां से फायदे मिलते हैं। ठीक है। वार्म अप करता क्या है? आपके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, आपके जॉइंट की जो आपकी जॉइंट है उसमें भी, उसके बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है ना, मेनली आपके जो साइनोवियल जॉइंट है, तो उस साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी को कम करता है, यानी उसके गाढ़ेपन को कम करता है, जिससे कि हमारा जो रेंज है वो बेटर काम में आता है, पूरा रेंज पे हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, है ना, आपके रिक्रूटेड एरिया से आपके ऑक्सीजन की डिलीवरी को अच्छा करेगा। तो ये सारे काम जो है ये वार्म अप करता है, इसलिए वार्म अप इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस के ऊपर।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस में आती हैं आपके ये चार तरह की स्ट्रेचेस, जिसमें सबसे पहले आती है स्टैटिक स्ट्रेचेस। स्टैटिक स्ट्रेचेस ऐसी स्ट्रेचेस होती हैं जहाँ पे आप होल्ड करते हो इन बिटवीन द स्ट्रेच, मतलब पॉज स्ट्रेच होता है ये एक तरीके का। जैसे मान लो हमने ये मूवमेंट किया, यहाँ पर जाके मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, ये पॉज स्क्वाट हो, ये पॉज स्ट्रेच हो गया या होल्ड स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक स्ट्रेचेस कहते हैं। ये वर्कआउट के बाद ज्यादा एडवाइजेबल होती है, वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारी बॉडी एक ऐसे कंडीशन में होती है कि वो पूरी की पूरी हीटन अप है ना, गर्म है पूरी। और वहां पे अगर आप, क्योंकि जब आप इस स्ट्रेच पे ऊपर काम करते हो तो आप अपने फुल रेंज पे जाके होल्ड करते हो। यहाँ पे आपका फुल रेंज है तो आप यहाँ पे जाके होल्ड करोगे, तो एक तरीके से क्या, आप एडिशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने फुल रेंज के ऊपर। अगर आप ये वर्कआउट से पहले करोगे, मतलब जब आप एक्टिव नहीं थे तब आप ऐसा स्टार्ट करोगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपका जॉइंट का टेम्परेचर, आपका मसल का टेम्परेचर अभी बढ़ा नहीं हुआ है, और आप वैसे ही उसको फुल रेंज पे जाकर एडिशनल फोर्स लगा करके वहां पे होल्ड करवा रहे हो, तो वो उतना अच्छा नहीं साबित होता हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए। इसलिए हम इसको पोस्ट वर्कआउट रखते हैं, वो ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है। हमारे रिक्रूटेड एरियाज तक आपका फ्लूइड भी यानी ब्लड भी प्रॉपर तरीके से पहुंच पाता है, और हमारी रिकवरी भी सही होती है पोस्ट वर्कआउट में। उसके बाद डायनेमिक स्ट्रेचेस एंड बैलिस्टिक स्ट्रेचेस आ जाती हैं। ये दोनों के दोनों होते हैं मूवमेंट वाली स्ट्रेच, है ना। इसमें कोई भी तरह का होल्ड नहीं होता, और इवन इसके अंदर रेपिटेशन होते हैं हमारे, ठीक है ना। अब इसमें से पहली वाली जो है डायनेमिक स्ट्रेचेस है, वो तो नाम से पता लग रहा है डायनेमिक है, मूवमेंट यहाँ पे होगी, है ना। जैसे चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना, आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया शोल्डर का। इस तरीके से जो मूवमेंट्स सारी की सारी हैं वो डायनेमिक स्ट्रेचेस के अंदर आ जाएंगी, है ना। जहाँ पे आपको मूवमेंट करनी होती है थ्रू आउट आपके वार्म अप में। और बैलिस्टिक स्ट्रेचेस भी कुछ इसी तरह की हैं, बट इसमें याद रखना क्या है, डायनेमिक के अंदर ही आती है, बट इससे थोड़ी एडवांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम एक बाउंसिंग फोर्स, ये थोड़ी बाउंसी टाइप मूवमेंट होती है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप फोर्स ज्यादा लगाते हो जॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उसके जो उसका फुल रेंज है उस पर भी लेके जाते हो उसको फोर्स के साथ। अब ये बाउंसी टाइप मूवमेंट कैसी होती है, जहाँ पे हम थोड़ा जंपी टाइप मूवमेंट करते हैं अपने स्ट्रेच करने के लिए। जैसे कि ऐसे साइडवर्ड बेंडिंग्स, 1 2 3, ऐसे ऑल्टरनेट टू टच, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से ऑल्टरनेट टू टच हो गया। तो ये सारी जो मूवमेंट्स होती हैं, ये होती हैं बैलिस्टिक स्ट्रेचेस के अंदर, जहाँ पे आप बाउंसी टाइप मूवमेंट करते हो, जहाँ पे आप अपने जॉइंट पर एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हो जंप करके, या फिर मूवमेंट, मतलब आप कह सकते हो फोर्स के साथ जो आप मूवमेंट को करते हो, है ना, एडिशनल फोर्स अप्लाई करके जो आप अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते हो, वो बैलिस्टिक स्ट्रेचेस के अंदर आती है। अब ये एडवाइजेबल होती है वैसे एथलीट्स को, बिगिनर्स वगैरह को हमें एडवाइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये इंजरी कॉज कर सकती है, क्योंकि उतने रेंज पे वो काम कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये वर्कआउट से पहले होती है। इसके बाद आता है PNF स्ट्रेचेस, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है, जिसको 70s के आसपास ये हुआ था शुरू, और इसको एक डॉक्टर हमन नाम के फिजियोथेरेपिस्ट ने इसके इन्वेंशन करी थी, उसको पहली बार यूज किया गया था। और मेनली ये स्टार्टिंग में यूज हुआ था न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए, उन लोगों के लिए यूज हुआ था, ताकि उनकी एक्टिव ब्रेन को पता लगाया जा सके, और उनकी जो रेंज है उसको सही किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। बट लेटर ऑन ये स्पोर्ट्स में यूज होना शुरू हो गया। अब कैसे ये काम में आता है वो देख लो। यहाँ पे आपके ना जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको प्रोप्रियोसेप्टर्स कहा जाता है, उनका काफी एक इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। मतलब एक तरीके से जो रिसेप्टर्स है ना हमारे, उनके हिसाब से हमारी स्ट्रेचेस दी जाती है। अब जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो देख लो कितने हैं। मेनली अगर हम बात करें, यहाँ पे मसल स्पिंडल्स की बात करते हैं, जो कि हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। गोल्गी टेंडन की बात करते हैं, जो हमारे टेंडन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है आपको पता है, चीजों को सेंस करना, चीजों को सेंस करना और मैसेज को कहाँ भेजना, आपके ब्रेन तक। ये काम होता है रिसेप्टर्स का। जैसे कि हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, या फिर हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। हमने सेंस किया, हमने देखा कोई चीज, और फिर वो इमेज हमारे दिमाग में बस गई। तो इस तरीके से क्या है, ये एक तरह के से रिसेप्टर्स हैं जो चीजों को सेंस करके इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक भेज देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपके मसल स्पिंडल्स और गोल्गी टेंडन ऑर्गन है। मसल स्पिंडल्स आपके मसल में प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी टेंडन आपके प्रेजेंट होते हैं टेंडन के अंदर।
अब जो मसल स्पिंडल होता है ना, ये कब ज्यादा एक्टिव होता है, ये तब एक्टिव होता है जब हमारे मसल पे एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ता है। एक्सेसिव स्ट्रेच, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ेगा तो हमारा मसल स्पिंडल इन्वॉल्व होगा, मसल स्पिंडल टारगेट होगा। और मसल स्पिंडल क्या करेगा फिर, वो इंफॉर्मेशन को भेजेगा। जैसे मान लो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, अब स्ट्रेच करने पर आप देखते हो कि आसपास ना मेरे को बहुत टाइटनेस सी फील हो जाती है जब एक रेंज पे मैं आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, इस रेंज पे आ गया, जब फुल रेंज पे चला गया, इसके आगे नहीं हो पा रही मूवमेंट, इट मीन्स वो मेरा फुल रेंज है। और वहां पे जब मैं और ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा तो मेरी बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म को हिट करेगी, मतलब बचाने के लिए भी काम करते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा और ये प्रोपेलिंग फोर्स, मतलब एक उल्टी फोर्स लगाएगा, ताकि आपके ब्रेन को वो सिग्नल जा सके, वो मैसेज जा सके, और ब्रेन को इंफॉर्मेशन जा सके कि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। फिर इन रिवर्ट क्या करता है, ब्रेन मैसेज करेगा आसपास के मसल्स को कि भैया आसपास के मसल आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ताकि और ज्यादा जो है ना मूवमेंट ना हो पाए, और ज्यादा रेंज में आगे मूवमेंट ना हो पाए, जिससे हमारे को इंजरी प्रिवेंट हो जाए। इस तरीके से काम होता है ना। समझे बात को। जैसे मान लो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरी फुल रेंज से भी ऊपर निकल गया मैं ऐसे। अब यहाँ पे एक प्रोपेलिंग फोर्स जनरेट होती है, मुझे पता है, और ये बहुत फास्ट होता है काम। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया मैंने, यहाँ से मैसेज गया मसल स्पिंडल्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक कि यहाँ पे स्ट्रेच बहुत बढ़ गया है। मेरी बॉडी नहीं चाहती है और ज्यादा स्ट्रेच को बढ़ाना, तो मेरा ब्रेन इन रिवर्ट मैसेज करेगा कि भैया आसपास के मसल्स को रिलैक्स आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ताकि और ज्यादा मूवमेंट ना हो पाए, ताकि आप बच जाओ, आपका कोई इंजरी ना हो। ये काम होता है मसल स्पिंडल्स का, ठीक है। अब ऐसे ही जीटीओज का भी काम होता है, बट इनकी एप्लीकेशन कब है, जब आपका एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मसल स्पिंडल तब इन्वॉल्व होते हैं जब एक्सेसिव स्ट्रेच है, और आपके जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है वो तब इन्वॉल्व होते हैं जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन है तब जीटीओज इन्वॉल्व हो जाएंगे। तब जीटीओज इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर जाके ये क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे ब्रेन को कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। जिसके बाद आपका ब्रेन इन रिवर्ट मैसेज करेगा, जिसको जो आपका जिस जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन। ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन मतलब आपकी ब्रेन मैसेज करेगा कि भैया आसपास के मसल्स को ना रिलैक्स कर दो, ताकि मूवमेंट आपकी थोड़ी अलाव हो जाए, और वहां पे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ना बने। ठीक है, तो ये काम करते हैं मसल स्पिंडल्स। बस याद रखना कि मसल मसल स्पिंडल्स जब ज्यादा स्ट्रेच होता है तब इन्वॉल्व होती हैं, और गोल्गी टेंडन ज्यादा कब इन्वॉल्व होता है, जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है ना। तो ये क्या करवाता है एट द एंड आकर, ये रिलैक्सेशन करवा देता है, और ये क्या करवाता है एट द एंड आके, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, ताकि और ज्यादा मूवमेंट ना हो। बात समझ में आई? ये काम होते हैं आपके ये प्रोप्रियोसेप्टर्स के। अब ये प्रोप्रियोसेप्टर्स कैसे काम करती हैं, इसके ना तीन तरह की स्ट्रेचेस होती हैं। अब इन रिसेप्टर्स को यूज करके हम स्ट्रेचेस को बढ़ाएंगे अपना, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर स्ट्रेच को बढ़ाएंगे तो ये रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और ये हिंडर करेंगे हमारी स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी सर्वाइवल को हिट करेगी और आपकी स्ट्रेच को नहीं बढ़ाना चाहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन तरह के स्ट्रेच यूज होते हैं। एक होता है होल्ड रिलैक्स, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और एक होता है आपका होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। होल्ड रिलैक्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को, अभी याद रखना कि यहाँ पे दो लोग चाहिए, एक तो ट्रेनर जिसको इसके बारे में पता है, एक आपका जिसको आप स्ट्रेच देने वाले हो, ट्रेनी है ना। जैसे मान लो मैंने अपने ट्रेनी को लिटाया हुआ है, और यहाँ से मैं इसका स्ट्रेच देना शुरू कर दिया, इसके पाँव को ऐसे ऊपर करना शुरू कर दिया, और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच दे रहा हूँ ऐसे। अब एक एंड रेंज आएगा इसका, हर किसी का अपना अपना रेंज है। अब इसका एक एंड रेंज आएगा, मतलब मान लो 70 के आसपास इसका अपना एंड रेंज आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर मेरे को ये एंड रेंज है, इससे ज्यादा मेरे को आगे नहीं जाएगा, और इवन इस ऐसा मेरे को फील होने लगा, और टाइटनेस भी फील होने शुरू होगी मेरे को एज अ ट्रेनर। तो मैंने क्या करना है, इस जगह पे जाकर मैंने इसको होल्ड कर देना है, इसके एंड रेंज पे जाकर के। जैसे ही इसका एंड रेंज पे पहुंचूंगा, वहां जाके फिर मैंने होल्ड कर देना है। कितना सेकंड, 10 सेकंड्स के आसपास, 10 सेकंड के आसपास होल्ड करूंगा, एंड देन रिलैक्स। ठीक है, फिर नीचे ले आऊंगा, इसी तरीके से जो है ना कॉन्सिक्यूटिवली लगातार करते रहूंगा। 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड रिलैक्स, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड रिलैक्स, इस तरीके से। बट याद रखना कि एंड रेंज पे होगा ये काम। तो इसी को हम बोलते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ये फर्स्ट टेक्निक है आपके पीएनएफ स्ट्रेचिंग के अंदर। पीएनएफ के अंदर फर्स्ट टेक्निक है ये। उसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये थोड़ी सी एडवांस आपकी टेक्निक हो जाती है।
अब इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के अंदर क्या होता है ना कि आप मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन देन रिलैक्स करते हो, इसमें आपके क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट भी काफी बढ़ जाती है, तभी इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेच भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। आइसोटोनिक स्ट्रेच है ये। इससे पहले वाला जो था ना होल्ड रिलैक्स, उसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे होल्ड नहीं होता, सॉरी वहां पे मूवमेंट नहीं होती, वहां पे हम होल्ड करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने अपने क्लाइंट, अपने जो क्लाइंट है उसको मैंने स्ट्रेच दिया, हैमस्ट्रिंग उसको ऐसे ऊपर कर दिया, पाँव ऊपर कर दिया, दूसरा पाँव जमीन पे है उसको मैंने पकड़ा हुआ है। अब एक टाइम पे आगे इसका एंड रेंज आ जाएगा। अब एंड रेंज जैसे ही आएगा, जैसे ही मेरे को एक ऐसे ऑपोजिट फोर्स वहां पे फील होगी, तो वहां पे मैं क्या करूंगा इसको, वहां पे मैं इसको टैप करूंगा और मैं उसको कहूंगा कि आपको एंटागोनिस्ट फोर्स लगानी है। एंटागोनिस्ट फोर्स का मतलब क्या है, उल्टी फोर्स। जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अगेंस्ट लगानी है। जैसे मान लो ये लेटा हुआ है मेरा क्लाइंट, और ये एक पाव इसका मैंने उठा रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ। और अब जब मैंने इसके एंड रेंज पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने इसको टैप किया, और मैंने इसको क्या मैंने इसको कहा क्लाइंट को कि आप ऑपोजिट फोर्स लगाओ, मतलब ये पाँव को नीचे लेके आ रहा है और मैं उसको ऊपर की तरफ को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ना मूवमेंट होगी कुछ ना कुछ, और वो मूवमेंट आपको पूरी करनी है। मतलब जैसे मान लो इसने फोर्स लगाया और बिल्कुल नीचे तक ले आया, एंड देन मैं उसको बोलूंगा रिलैक्स करो, अभी रिलैक्स करेगा, मैं अगेन इसको अपने इसके एंड रेंज पे ले जाऊंगा। फिर ये एंड रेंज पे गया, फिर टैप करूंगा, फिर ये नीचे की तरफ को फोर्स लगाएगा और धीरे धीरे करके ये नीचे आ जाएगा, और एंड फिर मैं सेम फिर इसको टैप करूंगा और ये रिलैक्स करेगा, फिर अगेन मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा। तो इस तरीके से ये ना जो मूवमेंट के अंदर होने वाली है, रेपिटेशन में होने वाली है, इसके आप 10 से 15 रेपिटेशन करोगे दोनों लेग के, और ये आपकी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक। सेकेंड टेक्निक है ये आपके पीएनएफ स्ट्रेचेस की। ठीक है। लास्ट आती है आपकी होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है इन दोनों में से। अब इस होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों प्रोप्रियोसेप्टर का यूज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जाना है उसके एंड रेंज पे, है ना। मैं जाऊंगा उसको फिर से ऐसे उठाऊंगा और उसके एंड रेंज पे यहाँ पे लेके चले जाऊंगा। अब ये एंड रेंज पे जाने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको बोलूंगा होल्ड करना है यहाँ पे। अब मैं होल्ड करूंगा सबसे पहले इसको, 10 सेकेंड्स होल्ड कर दिया, 10 सेकेंड्स होल्ड हो गया। अब 10 सेकेंड्स होल्ड होने के बाद अब मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट है थर्ड वाली टेक्निक का, कि हम दोनों पीएनएफ दोनों रिसेप्टर्स को यूज कर लें और आपके स्ट्रेच को बढ़ा दें। तो पहले जब मैं इसके एंड रेंज तक गया है ना, इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इट मीन्स इसके मसल स्पिंडल्स इन्वॉल्व हो चुके थे, और जो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। मैंने बताया ना, मसल स्पिंडल जब इन्वॉल्व होते हैं तो मसल को कंट्रैक्ट कर देंगे आसपास के, ताकि और मूवमेंट ना हो पाए। तो जब मैं एंड रेंज पे गया तो मसल स्पिंडल एक्टिव थे, एक्टिव हो गए थे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे 10 सेकेंड होल्ड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उधर पे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड हो गई। और जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी होल्ड करने की वजह से इतने देर में, तो फिर आपके कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं जीटीओज, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, और वो क्या करते हैं, वो ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन करते हैं। अब ये क्या करेंगे, आसपास के मसल को रिलैक्स कर देंगे। अब जब रिलैक्स हो जाएगा मसल, तो फिर उसके बाद जाके मैं थोड़ा और आगे उसको पुश करता हूँ, पुश कर सकता हूँ। और इवन मैं बोलूंगा उसको, जब 10 सेकेंड हो जाएंगे, कि आप अपनी तरफ को और ज्यादा स्ट्रेच देने की कोशिश करो, मतलब अपने पाँव को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करो, और मैं भी उसी डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करूंगा। तो ये टेक्निक होती है होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ठीक है। इसमें दोनों आपके रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हमने किया। सबसे पहले हमने किया, इसको स्ट्रेच दिया इसके एंड रेंज तक, और स्ट्रेच देने के बाद फिर हमने 10 सेकंड का होल्ड किया, और 10 सेकंड के होल्ड के बाद मैंने इसको टैप किया कि आप अपनी तरफ को स्ट्रेच को बढ़ाओ, और मैं भी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच को बढ़ाऊंगा। ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। ये तीसरा टाइप का टेक्निक है। ओके। ओके, ये आपका हो गया पीएनएफ स्ट्रेचिंग। इसमें 3 टेक्निक हमने डिस्कस कर ली। अब ये एक छोटा सा और टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है जॉइंट का स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो जॉइंट है वो, देखो हमारी बॉडी में बहुत तरह के जॉइंट्स हैं। बेसिकली 3 टाइप के हैं। एक आपका फिक्स जॉइंट है जिसे हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट।
एक होता है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है, और एक होता है आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकता है, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कह देते हैं, है ना। और इसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कह देते हैं, और इसको हम फाइब्रस जॉइंट भी कह देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं, और हमारे हर जगह पे अलग अलग तरह के जॉइंट अवेलेबल हैं, उसकी रेंज के हिसाब से और उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कहते हैं जैसा जॉइंट का स्ट्रक्चर होगा, जिस भी जगह पे वो लाई करता होगा, उस हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी। बिल्कुल सही बात है ये तो। जैसे हमारे स्कल बोन के अंदर सूचर्स होते हैं, सूचर्स फाइब्रस जॉइंट है, वो जो टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करने देते, इसलिए हमारा ऑसिपिटल ऑसिपिटल रीजन, हमारा फ्रंटल रीजन, पैरिटल रीजन, टेम्पोरल रीजन, ये सारे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती। हालांकि ये है जॉइंट सारे अपने आप में, बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है। ऐसे अगर हम बात करें हमारे शोल्डर की, शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब ये बहुत ज्यादा रेंज में मूव करता है, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन ऐसी है, इसके काम ऐसे हैं, और हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये कहता है जैसा जॉइंट का स्ट्रक्चर होगा, वैसी हमारी मूवमेंट होगी, है ना, तो अफेक्ट कर देगा। जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसी मूवमेंट होगी। ऐसे एज भी एक फैक्टर है, एज के साथ, एज जैसे जैसे बढ़ते रहेगी, जैसे जैसे हम ओल्ड एजेस में जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम डीजनरेटिव स्टेजेस में जाते रहेंगे, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो रेंज है, वो कम होती रहेगी। उसके बाद आता है हमारा सेक्स। सेक्स मतलब मेल और फीमेल के कंपैरिजन में अगर देखें, तो फीमेल जो होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उस फ्लेक्सिबिलिटी के होने का सबसे बड़ा कारण है एक तो जॉइंट का स्ट्रक्चर, क्योंकि जॉइंट के स्ट्रक्चर जो फीमेल का रहता है, इसके बीच में ज्यादा केविटियल स्पेस होती है, मतलब उनके बीच में केविटी की स्पेस जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से उनकी रेंज भी ज्यादा होती है। दूसरी बात, उनके अंदर उतना मसल मास नहीं है जितना मेल के बॉडी में होता है। फीमेल में कंपैरेटिवली फैट परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। तो एक रीजन ये भी हो सकता है फीमेल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने का, ठीक है। तो मेल कंपेरेटिवली फीमेल के कम फ्लेक्सिबल होते हैं, बट हाँ मेल ज्यादा मस्कुलर होते हैं, मेल में स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में फीमेल ज्यादा आगे निकल जाती हैं, उनके जॉइंट स्ट्रक्चर, उनकी एनाटमी और उनके बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा मूवमेंट हम कर पाएंगे। एक लिगामेंट हमारे, अगर अगर हमारे लिगामेंट डैमेज है ना, तो ऑब्वियसली हमारी मूवमेंट खराब होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होगी, रेंज इफेक्ट होगी। अगर सारी कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्थ ठीक है, टेंडन की हेल्थ ठीक है, जॉइंट की हेल्थ ठीक है, हमारे बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारी रेंज है, वो भी अच्छी होने वाली है। और इसी पॉइंट में आप ऐड कर सकते हो हमारे मूवमेंट्स को। अगर हम मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रेंज है, वो अच्छी रहेगी। अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो हमारी वो मूवमेंट कम रहेगी, ठीक है। देन आता है मसल बल्क, ठीक है। मसल बल्क के अंदर आता है कि आपका जितना अमाउंट ऑफ मसल होगा। अब मैं इसके अंदर ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कि यहाँ पे मैं अननेचुरल बल्क ऐड करना चाहूंगा। अननेचुरल बल्क मतलब अगर बहुत ज्यादा बल्क है, जिसको हम अननेचुरल बल्क कहते हैं, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है। और जो अननेचुरल बल्क होता है, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी को तो क्या, रेंज को अफेक्ट कर देगा आपकी टोटल, ये काफी हद तक सही बात है, बट ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अननेचुरल बल्क मतलब जो पीडीज वगैरह में होते हैं, जो बहुत ह्यूज, बहुत बड़े हो जाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप जब अपने मसल मास को बढ़ाते हो बहुत सारी चीजें ले करके, तो आप अपने मसल मास को ही बढ़ा सकते हो, आप अपने बोन या अपने लिम लेंथ को नहीं बढ़ा सकते। मान लो मैंने अपने जैसे किसी का एग्जाम्पल ले लो, बॉडी बिल्डर का, ओलंपिक बॉडी बिल्डर का, फिल हीट या कोई भी। अब ये लोगों के लैट्स इतने ब्रॉड हो जाते हैं, इनकी बैक इतनी ज्यादा थिक हो जाती है, कि ये लोग ऐसे, ये पीछे जो ये मूवमेंट हम करते हैं दोनों हाथ को पकड़ने वाला, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि मान लो मेरा मसल जो बाइसेप है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, है ना, 22-24 इंच का हो गया, तो मेरी रेंज होगी वो इतनी ही जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा बाइसेप का पीक हिट करना शुरू कर देगा, वो आएगा। मैं यहाँ तक आ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना मेरा बाइसेप यहाँ तक पीक हिट कर रहा है, वो ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से मेरी रेंज जो है ना, वो इफेक्ट हो जाती है। अगर अननेचुरल बल्क है, तो नेचुरल बल्क में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो उसके बाद आपका ये कुछ दो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, शायद मैंने पहले भी बताई हुई है आपको, एक बार फिर बता देता हूँ, बस इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए।
इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम ये रिलेट करता है आपके फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। तो ये इसके अंदर आता है फिजियोलॉजी के अंदर। इसका मतलब क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम का? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन बीट। एक बीट के अंदर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर सकते हैं, ये होता है एवरेज 70 ml, 70 ml के पास होता है ये नॉर्मल इंडिविजुअल का। ये हम कंसिडर करते हैं। और एथलीट्स का जो अभी तक रिकॉर्ड देखा गया है वो है 110 ml के आसपास उनका देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। देन आपका कार्डिक आउटपुट आता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इन अ मिनट, उसको बोलते हैं हम कार्डिक आउटपुट। ये ऑन एन एवरेज 5 लीटर देखा जाता है ह्यूमंस का, नॉर्मल बंदे का, और एथलीट्स का ये 7 लीटर्स तक देखा जाता है जो एडवांस लेवल पे एथलीट होते हैं उनका। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्यू डिनोट करता है कार्डिक आउटपुट को। फॉर्मूला है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट आप मेजर कर सकते हो, मान लो 70 है, स्ट्रोक वॉल्यूम मान लो 70 है, तो आइडियली ये 5000 ml के आसपास हो जाएगा। और इसको हम 5 लीटर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज है ये। इसको बस आपको ये याद रखना है कि ये होता क्या है बस, और बाकी आपको ऐसा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने हाइपरट्रॉफी में डिस्कस किया था। इट इज़ द हैवी लोड ट्रेनिंग। 85% इंटेंसिटी से जो ऊपर काम करते हैं उसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। एक हमारे मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी को कॉज करती है, और हमारे जो रेप रेंजेस होते हैं वो लेस देन 6 के आसपास होते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, इसके 3 टाइप्स हैं वैसे, है ना। सिर्फ टाइप्स हमें पता होनी चाहिए। मैक्सिमल एफर्ट ट्रेनिंग, जिसमें हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। ये कौन सी है? जो यहाँ पे वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर वाली जो ट्रेनिंग है वो मैक्सिमम एफर्ट ट्रेनिंग आती है, जिसमें हम सिंगल रेप के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हमें एक रेप अचीव करना होता है हैवी से हैवी वेट का। वही सबसे हमारा मेन सेट हो जाता है ना, वही हमारा मेन रिकॉर्ड हो जाता है। अगर हम वेट लिफ्टिंग करें या हमारा पावर लिफ्टिंग वाली जो स्पोर्ट्स है, वहाँ पे मैक्सिमल एफर्ट ही हमारा यूज होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही हमारी यूज होती है। नॉन मैक्सिमल लोड अंटिल फेलियर, ये वाली जो ट्रेनिंग होती है ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग है, जिसमें हम अपने मसल साइज को गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम 67 to 85% ऑफ लोड लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे रेपिटेशन पुश करते हैं 7 से लेके 12 तक, फेलियर तक जाते हैं, और अपने मसल मास को बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग हमारी होती है। तो इसका नाम है नॉन मैक्सिमल लोड अंटिल फेलियर, जिसको हम हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग भी कह देते हैं। मैक्सिमल एफर्ट ट्रेनिंग तो वही है जिसमें हम सिंगल रेप के अंदर करते हैं ना। ये ट्रेनिंग भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पावर लिफ्टर वेट लिफ्टर्स करते हैं, अब ये क्या करते हैं, अपने वेट जो भी इन्होंने पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, जैसे मान लो स्क्वाट करनी है, स्क्वाट में ये वेट डाल देंगे अपना, है ना, 90% या 90% प्लस डाल देंगे वेट, और जाएंगे। उसके बाद एक रेपिटेशन अचीव करेंगे, एक रेपिटेशन कंप्लीट किया, और उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट लेंगे। फिर आएंगे सेम तरीके से वेट को थोड़ा और बढ़ा देंगे, 95% कर देंगे मतलब, और फिर अपना एक रेपिटेशन अचीव करेंगे एंड देन अगेन रेस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये सेट्स करते रहते हैं और वेट को इंक्रीज करते रहते हैं। तो यही है आपका मैक्सिमल एफर्ट ट्रेनिंग। इसमें और ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। और डिफरेंस बस थोड़ा बहुत आपकी मोडालिटीज चेंज होती रहती हैं, बस काम यही है कि आपको एक रेप वाली ट्रेनिंग ही करनी होती है, सिंगल रेप ट्रेनिंग। ठीक है, और अल्टीमेटली जो आपका गेम है वो भी सिंगल रेप का ही है। आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक रेप के अंदर मैक्सिमम वेट उठाना है बस। ठीक है, लास्ट वाली ट्रेनिंग आती है नॉन मैक्सिमल लोड विद फुल स्पीड। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग। और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग हमारी किस चीज को डेवलप करती है? डेवलप करती है हमारे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। अब ये ज्यादातर हमारी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अंदर आता है। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कहाँ पे यूज होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहाँ पे यूज होती है? हमारे स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में यूज होती है। वो चाहे आपका जेवलिन थ्रो हो, चाहे आपका शॉर्ट पुट हो, वो चाहे आपका स्प्रिंटिंग हो, हर जगह पे इसका यूज है। इवन बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हर जगह इसका यूज है। वहां पे ऐसी ट्रेनिंग करी जाती है, नॉन मैक्सिमल लोड विद फुल स्पीड। मैक्सिमल लोड नहीं होता बट फुल स्पीड के साथ आप करते हो। इसमें जो ट्रेनिंग्स आती हैं आपने देखी भी होंगी, क्लीन एंड जर्क्स हो गया, स्नैचेस वगैरह हो गई, है ना, वो सब इसी के अंदर आता है। क्लीन एंड जर्क, स्नैचेस। ठीक है, इस तरह की जो ट्रेनिंग सारी की सारी आती हैं वो आपके नॉन मैक्सिमल लोड विद फुल स्पीड वाली ट्रेनिंग में आती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ गेन करते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम पावर से भी रिलेट कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड स्पीड को हम कॉम्बिनेशन में मान के चलते हैं। स्ट्रेंथ एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन ही बेसिकली आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, कि आप कितने
तेजी से वो स्ट्रेंथफुल मूवमेंट को कर सकते हो, है ना। जैसे वॉलीबॉल में आपका स्पाइक हो गया, बास्केटबॉल में डंक शॉट हो गया, है ना, आपकी थ्रो हो गई, आपकी पिचिंग हो गई, ये सब एक्सप्लोसिव इवेंट्स हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हैं। इनके अंदर आपको इनको बेटर करने के लिए आपको एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। रेस्ट बिटवीन सेट्स, मैक्सिमल एफर्ट में 2 to 5 मिनट्स का रेस्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। और जो नॉन मैक्सिमल लोड एंटिल फेलियर है उसमें 102 मिनट का होता है, और थर्ड वन के अंदर 2 to 3 मिनट्स का होता है। हालांकि ये डिसाइड होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, क्लाइंट के उस पे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट फिर भी एक जनरल उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है मॉर्निंग टाइम कॉजेज हाई रेप्स, इवनिंग टाइम कॉजेज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप कौन से टाइम पे ट्रेनिंग करते हो तो आपको कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग में हमें ये फायदे मिल रहे हैं, इवनिंग में हमें ये फायदे मिल रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है हम किस जगह पे रहते हैं, हमारा जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न क्या है, हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो क्या है। ठीक है, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारा रात का जॉब है ना, नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट के अंदर तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली हम देख रहे हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है जब हमारे बिल्कुल अगर हम फिजियोलॉजिकल क्लॉक के साथ चल रहे हैं ना, तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, कोई रात को भी शिफ्ट कर रहा है, कोई सुबह शिफ्ट कर रहा है ना, तो अलग अलग रहता है हर किसी का। बट वैसे अगर देखा जाए, अगर फिजियोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल जो हम मान के चलते हैं, हमारा एक ट्रेडिशनल क्लॉक जो सनलाइट के अकॉर्डिंगली चलता है, क्योंकि सुबह उठेंगे, जब सूरज की किरणें आएंगी तो हमारा काम करना शुरू हो जाएगा, और रात को डार्कनेस में हम सोएंगे। तो जो ये फिजियोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से तो ये वाला पैटर्न सही है कुछ हद तक। बट आजकल तो ऐसा नहीं है ना, हर किसी का स्केड्यूल अलग है, तो उस हिसाब से वो चीजें बदल जाती है। अब मॉर्निंग टाइम कॉजेज हाई रेपिटेशन, मतलब इंड्योरेंस ट्रेनिंग वगैरह जो है ना, ये मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसा कहना है। क्योंकि यहाँ पे एक तो हार्मोनल सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, हार्मोनल सपोर्ट, और दूसरी बात हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम मेंटली भी फाइन होते हैं, मेंटली भी हम यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम रात को अच्छी नींद लेके आ चुके हैं, रात को हमने प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है, और प्रॉपर रेस्ट के बाद जब हम आते हैं तो एक रिफ्रेशिंग फील आता है और आप ज्यादा लंबा वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि मॉर्निंग वर्कआउट में ना बहुत हैवी हैवी लोड नहीं उठा उठा पाते। इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना, अगर हम फिजियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तो हमारी जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है वो काफी होती है। जब आप सुबह उठते हो ना एकदम से, तो उठने के समय पे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई जाते हैं, है ना, फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल भी पीक करते हैं। और जब ये हाई जाते हैं उसके बाद एक सडन क्रैश देखने को मिलता है, मतलब जैसे आप उठे उस समय पे ये हाई रहते हैं, बट जैसे ही आप उठते हो और कुछ ही देर के बाद सडन क्रैश, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ को आया, डाउनफॉल में इसके लेवल्स आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप हेवी स्ट्रेंथ या ऐसी वाली ट्रेनिंग उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं होती है ट्रेनिंग। हालांकि इसका इफेक्ट काफी माइनर होता है, बट स्टिल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इवनिंग टाइम पे जो होता है हम ज्यादा लोड के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ज्यादा लंबे समय तक वर्कआउट करना उतना ठीक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो देखो, क्योंकि इवनिंग टाइम पे एक सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा ग्लाइकोजन सरप्लस में है, कि भैया दिन में हमने 3-4 मील लेके आ चुके हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ है, दिन को लंच किया हुआ है, हो सकता है वर्कआउट से पहले भी एक आध मील ली हो, तो हमारे ग्लाइकोजन फुलफिल्ड है ना, हमारे बॉडी में मतलब एनर्जी लेवल्स शूट अप है। सेकेंड बात, प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे हमें मेंटल फटीग काफी हद तक होती है, क्योंकि पूरे दिन भर हम काम कर रहे थे, सुबह 7-8 बजे से हम एक्टिव थे, अब शाम को ऑफिस से आए हैं 4-5 बजे, अब हमें जिम जाना है, तो एक मेंटल फटीग होती है। मेंटल फटीग अगर है तो वो हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी परेशान करती है, मतलब अगर मेंटली हम थोड़े ज्यादा थक चुके हैं तो हमें नींद भी ज्यादा आती है ना। तो वो चीज एक प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकती है, बट अगर वैसा नहीं है कुछ, तो फिर इवनिंग टाइम जो है वो ज्यादा कंसिडरेबली बेटर होता है हमारे लिए, अगर हम हेवी लिफ्ट करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ग्लाइकोजन का सपोर्ट, दूसरा हमारी जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस यहाँ पे नहीं होती, एक मेंटेनेंस लेवल पे रहता है, ठीक है ना। तो इवनिंग में हम हाई लोड के साथ एक्टिविटी को कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है हमारे स्केड्यूल के ऊपर, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था, है ना। और ये पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है ये फिजियोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंडेंट है ना। फिजियोलॉजिकल क्लॉक पे जिन्होंने इसकी स्टडी की थी उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने ये कहा था कि यार जो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी की रेगुलेट होती है ना, वो सनलाइट के अकॉर्डिंग होती है ना। और ये कहता है यही एक हम कह सकते हैं एक मेन एनर्जी का सोर्स है, सनलाइट को उन्होंने कंसिडर किया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं। कैसे, जब
सनलाइट आती है, जब सूरज आता है, तो वो लाइट जब हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ती है तो उससे बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो शुरू होती हैं, है ना। अब मैं बहुत इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे प्लांट्स का सर्वाइवल हो, वो सारी चीजें हो, बहुत कुछ है उसके अंदर। बट वो कहता है कि यही एक बहुत मेन सोर्स है। हालांकि हर हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है, वाटर का अपना इंपॉर्टेंस है, सनलाइट का अपना इंपॉर्टेंस है, तो उनमें से एक ये है कि भाई सनलाइट आया, इससे बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं उसके लिए इसने एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्रोवाइड करी, और एक तरीके से ह्यूमंस के लिए भी एनर्जी इसने प्रोवाइड करी। कैसे? क्योंकि जब सनलाइट आती है, जब सूरज उग गया, जब आप कह सकते हो अंधेरा जब गायब हो गया, जब सनलाइट आ गई, तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, रेडी होती है काम करने के लिए। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और हमारी जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं वो इस वजह से ही देखने को मिलती है। और जैसे जैसे डार्कनेस आने लगती है, अंधेरा आने लगता है, रात होने लगती है, तो हमारा जैसे डार्कनेस से रिलेट करता है मेलाटोनिन, फिर हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू करता है जब वो डार्कनेस आती है। जब वो डार्कनेस आई, मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो गया, तो हम काम डाउन इफेक्ट आता है, हमें नींद आती है, रेस्ट के लिए बॉडी अराउज करती है, और फिर एनर्जी को कंजर्व करती है। और अगले दिन फिर अगेन क्या होता है, लाइट आती है, हमारी बॉडी फिर रेडी होती है एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एक साइकिल है और ये ऐसे चलता रहता है। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, हार्मोनल पीक करते हैं, नीचे आते हैं। सनलाइट गायब हुई, रात हुई, अंधेरा हुआ, सोए, हमारी जीएच का सब एलिवेशन हुआ, सुबह हुई, एनर्जी के लिए रेडी हुए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। और पर अब ये काम खराब होना शुरू हो चुका है। काम खराब क्यों होना शुरू हुआ है? क्योंकि भाई एडिसन ने लाइट बना दी, बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई, चीजें बेटर हो गई, जिसको हम फैसिलिटीज कह देते हैं, सब कुछ हुआ। बट वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे मैंने बताया। अब नाइट शिफ्ट होएगी, अब रात को क्या है, लाइट हमारे सामने है, लैपटॉप गैजेट्स हमारे सामने है, तो इससे क्या हो रहा है, लाइट ज्यादा हो रही है, हम बहुत सारी और भी चीजों का यूज करते हैं, एजेंट्स का यूज करते हैं, जिससे नींद हमारी नहीं आती है हमें, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी स्लीप इफेक्ट हो गई, सही टाइम पे नहीं सोए, और फिर पूरा का पूरा साइकिल इफेक्ट हो जाता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन के समय पे अगर आप कोई नींद ले भी लेते हो ना, मतलब आप रात को पूरे नहीं सोए हो, दिन को अगर आप 6 7 8 8 10 घंटा भी सो जाओगे तो भी आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। हालांकि बॉडी, ह्यूमन बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है, कुछ समय पर आप अडेप्ट कर लेते हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इस चीज को देखते हो तो ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम्स दे के जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और अब इस पे इतना नहीं जाएंगे, इतना ही एनफ है हमारे लिए, जितना हमने समझना था। हाय, वैसे इसके अंदर अपने आप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, स्लीप हाइजीन भी इसी के अंदर कंसिडर होता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेट करती है काफी ज्यादा। अगर हम सही टाइम पे नहीं सोते हैं और सही टाइम पे नहीं उठते हैं, तो काफी हद तक हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और सही समय पे नहीं खाते हैं, इवन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इसी की वजह से होते हैं आजकल। तो नाइट शिफ्ट में, अब ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट में अगर काम कर रहे हैं, रात को अगर हम काम कर रहे हैं, तो खान भूख भी लगेगी, तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। बट हमारा बॉडी जो किस हिसाब से बना हुआ है ना, वो इस डार्कनेस जब होती है रात को, वो स्लीप के लिए बना हुआ है, तो वहां पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो नॉन एक्टिव कंडीशंस में होता है, मतलब उतना अच्छा वो डाइजेस्टिव फायर नहीं होता उसमें, जितना कि दिन में शाम को होता है, हम खाता है, हाँ खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है बहुत जल्दी। बट अगर रात के समय की बात करें, अब ऑब्वियसली रात को काम कर रहे हो, 12 1 बजे भी आप कुछ खाओगे, कार्ब्स कंज्यूम करोगे, बाकी चीजें भी खाओगे आप। अब इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो जीएच का सप्रेशन, क्योंकि आपका इंसुलिन अपलिफ्ट हो रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, तो जीएच का सप्रेशन हो गया है ना, तो ग्रोथ हैम्पर होगी, ग्रोथ इफेक्ट होगी। और दूसरी बात क्या होगी कि आपका जो नींद है वो तो इफेक्ट हो ही रहा है ना, जीएच की सप्रेशन भी हो रही है, नींद टोटली इफेक्ट हो गई। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जब नाइट शिफ्ट वगैरह हम करते हैं। ऊपर से हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मैंने बताया कि नाइट जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे नॉन एक्टिव कंडीशंस के अंदर हो जाता है, उतना ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली डाइजेशन भी में भी इश्यूज आएंगे, इंडाइजेशन वगैरह देखने को मिलती है। तो वो सारा जो है ना टाइम की वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। चलो, अब हमारे पास ये ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग्स में हमने सारी बात करी हुई है, सेट वॉल्यूम कैसे कितना होना चाहिए, मसल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो बात करी हुई है हमने। अब हम इस ट्रेनिंग को एनालाइज करते हैं कि इस ट्रेनिंग में क्या कोई फॉल्ट है या ठीक है ये ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं मसल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। मसल फ्रीक्वेंसी की, और मान लो ये वाला जो हमने ट्रेनिंग किसी के लिए बनाया हुआ है, और ये हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग प्लान है, और ये एक बिगिनर के लिए ट्रेनिंग प्लान है। हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, बिगिनर नहीं, इंटरमीडिएट मान लो, अभी के लिए इंटरमीडिएट। ठीक है।
अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मसल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये बताओ मुझे। क्या मसल फ्रीक्वेंसी इसकी आइडियल है? हम 4 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसमें हमारी मसल फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमल है अगर जो भी हमने बात करी थी उस हिसाब से? नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल मसल फ्रीक्वेंसी है। एक बार हम अपने मसल को ट्रेन कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, तो वो भी हमारी ऑप्टिमल नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपका सेट वॉल्यूम है वो देखो एक बार, सेट वॉल्यूम सबका बैलेंस है। सेट वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट लेवल होता है उसके लिए हम कम से कम 16 से लेके 20 सेट्स अचीव करते हैं, 20 सेट्स, 16 to 20 सेट्स। अब यहाँ पे आप ट्राइसेप्स का देखो, पहली बात तो मसल फ्रीक्वेंसी उसकी है नहीं उतनी ठीक, और दूसरी बात उसका सेट वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो आपको 4 सेट्स देखने को मिल रहा है सिर्फ वीकली बेसिस पे, एक हफ्ते में सिर्फ 4 सेट कर रहे हो आप। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सेट वॉल्यूम भी इसका सही नहीं है। उसके बाद आप रेस्ट की बात करो तो रेस्ट आपका सिर्फ 30 सेकेंड है, ठीक है। अब 30 सेकेंड के हिसाब से हमें लगता है कि ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये बहुत एडवांस है, बट हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग की। चलो रेस्ट पीरियड तो हम छोड़ देते हैं उस कंडीशन के ऊपर, बट बाकी चीजें जो है ना ये उतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है इस ट्रेनिंग के। हम इस ट्रेनिंग को हम और ज्यादा बेटर बना सकते थे। यहाँ पे हम मसल फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते थे, मसल फ्रीक्वेंसी कुछ और चूज कर सकते थे, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता। मान लो हम यहाँ पे पीपीएल प्लस फुल बॉडी रख सकते थे, वो ज्यादा बेटर हमारे लिए साबित होता। जिसमें कि होता क्या, हमारी मसल फ्रीक्वेंसी भी बैलेंस हो जाती, हम 2 टाइम ट्रेन कर लेते, इसको 2 बार ट्रेन कर लेते। और दूसरी बात क्या होती है, हम सेट वॉल्यूम को भी बैलेंस कर सकते थे। सेट वॉल्यूम को भी बैलेंस करते मतलब एक एक्सरसाइज और क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और एक एक्सरसाइज यहाँ पे ऐड कर देते, तो इससे हमारी मसल फ्रीक्वेंसी भी बैलेंस हो सकती थी और सेट वॉल्यूम भी बैलेंस हो सकता था। तो ये हमारी ट्रेनिंग इनइफेक्टिव ट्रेनिंग हो प्लान हो जाएगा हमारे लिए। हम इससे बेटर ट्रेनिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुश पुल लेग्स को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग दी हुई है हमें, अब देखते हैं इसमें क्या ठीक है, इसकी जो टोटल सेट वॉल्यूम वगैरह है वो ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास मसल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम 2x कर रहे हैं, 2 बार करेंगे इसको हम। तो क्या मसल फ्रीक्वेंसी इसकी ठीक है, ये बताओ हाइपरट्रॉफी के लिए। बिल्कुल ओके है ना, 100% ओके है। तो इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं कि मसल फ्रीक्वेंसी आपका एम एफ जो है वो टिक लगा देते हैं आगे, ओके। नेक्स्ट बात बताओ सेट वॉल्यूम की। सेट वॉल्यूम की अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। बेंच प्रेस 1, ओवरहेड प्रेस 1, इंक्लाइन प्रेस 2, ठीक है। चेस्ट की डंबल शोल्डर प्रेस 2, चेस्ट फ्लाइज 3, साइड लैटरल्स 3, पुश डाउन एंड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ये हो गए। इसके 4 4 सेट कर लिए हमने, 2 एक्सरसाइज होगी, टोटल 8 सेट यहाँ पे अचीव हो गए ट्राइसेप के एक दिन में। और जो आपकी चेस्ट है और जो आपका शोल्डर है इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं और 3 3 सेट है, तो 3 into 3 9 सेट। और ट्राइसेप्स की मैंने 4 सेट किए 2 एक्सरसाइजेस के साथ, 2 एक्सरसाइज के साथ 4 सेट के टोटल 8 सेट हो गए। और यही मैं करूंगा 2x, मतलब दोबारा से यही सेम चीज करूंगा, तो 18 सेट्स हो जाएंगे आपके चेस्ट के, और 16 सेट्स हो जाएंगे आपके ट्राइसेप्स के। तो ये सेट वॉल्यूम ओके लग रहा है आपको? टिक लगाऊं या क्रॉस, जल्दी बताओ। चलो ये भी आपको ओके लग रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका सेम एक्सरसाइज यहाँ पे भी हो जाएंगे सेम तरीके से यहाँ पे, तो सेट वॉल्यूम इसका ओके है, मसल फ्रीक्वेंसी इसका ओके है। तो ये वाली ट्रेनिंग हमारे लिए फिर भी ऑप्टिमल ट्रेनिंग कंसिडर की जाएगी अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं और हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट आता है आपका सीपीआर, कार्डियो पल्मनरी रेसिस्टिकेशन। अब ये वाला जो एक पार्ट है ना, ये आपका एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल है ये। और इसमें हम ये तब देते हैं हम बेसिकली जब किसी की जान को हमें बचाना है, और इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग प्रोसीजर इसको हम मानते हैं, जान बचाने वाला एक प्रोसीजर है। और तभी हम इसको देते हैं, अननेसेसरी नहीं प्रोवाइड करते हैं हम। जब किसी के हार्ट बीट करना बंद कर जाए, ठीक है, हार्ट बीट करना बंद कर जाए, तब हम ये प्रोसेस जो है सीपीआर का वो अप्लाई करते हैं ताकि हम उसको बचा सके, ठीक है। इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है।
हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फेंट हो गया तो हम उसको सीपीआर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। अगर उसके वाइटल्स काम कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, तो सिर्फ वो बेहोश हुआ है, उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। अगर किसी का हार्ट बीट करना बंद कर गया है, वहां पे सीपीआर प्रोवाइड होती है। ठीक है। अब याद रखना कि सीपीआर देने से पहले कुछ हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं DRSABC। ठीक है। डेंजर रिस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन। अब ये क्यों दिया जाता है, एक बेस में इसका बताता हूँ सिंपल। अब देखो ये हमारा हार्ट है। ठीक है। ये हो गया इसका राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हार्ट क्या करता है, ये पूरी बॉडी में सप्लाई करता है एनर्जी, है ना, सप्लाई करता है एनर्जी, ऑक्सीजन, सब कुछ। अब ये एक पंपिंग मशीन है, ये आपके ऑर्गन्स तक भी पहुंचा रहा है, ये आपके ऑर्गन्स तक भी पहुंचा रहा है सारे के सारे, इवन ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी यही पहुंचा रहा है सब कुछ। ठीक है। और ब्रेन को भी चाहिए, और अल्टीमेटली फिर ये हार्ट पे वापस आ रहा है। तो मान लो अगर हार्ट बीट करना बंद कर जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होगा, जो सप्लाई है वो आगे नहीं जा पाएगी ऑर्गन्स तक, ब्रेन तक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हार्ट स्टॉप कर गया तो बाकी जो सेल्यूलर फंक्शनिंग है बॉडी की वो भी बंद होने वाली है, और कुछ समय के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। तो हार्ट बीट किया तो बाकी चीजें भी बंद होगी, क्योंकि ये तो एक पंपिंग मशीन है। ठीक है ना। ये तो एक क्या है, पंपिंग मशीन है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा इनवॉलेंट्री काम करता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, खुद से काम करता है। जो पेस मेकर होता है, पेस सेटलर होता है, वो काम करते हैं, और इम्पल्सेस जनरेट होती हैं आपके मेड्यूला वाले पार्ट से, ब्रेन से, और आपका हार्ट काम करता होता है। ठीक है। मतलब हार्ट और ब्रेन इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन आपके सिग्नल दे रहा है हार्ट को, इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है, और जो आपके बंडल ऑफ हेज है वो बनाते हैं आपकी एनर्जी, जिससे आपका ये जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है इम्पल्सेस के थ्रू। ठीक है। अब ब्रेन और हार्ट कनेक्टेड है, बट अगर हार्ट बंद हो गया तो हार्ट सब पूरी बॉडी को सप्लाई करता है एनर्जी, ऑक्सीजन, तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगा। और अल्टीमेटली हमारे जो सेल है, हमारी पूरी बॉडी है, उसको ये चाहिए, और वो नहीं पहुंच पाएगा तो काम खत्म। ठीक है। तो अब किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारा हार्ट बंद हो गया है, नहीं चल पा रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको खुद से चलाना पड़ेगा, वॉलेंटरीली चलाना पड़ेगा। वॉलेंटरीली कैसे चलाओगे, खुद से प्रेशर बिल्ड करके चलाओगे, है ना। खुद नहीं चल पा रहा है तो आप धक्का लगाओगे, प्रेस करके चलाओगे उसे, ताकि हो क्या, कि जब आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू आगे नहीं जा पा रहा है ऑक्सीजन, उसके थ्रू आगे नहीं ब्लड पहुंच पा रहा है। और ऐसा ही कुछ ही देर तक रहा तो फिर हमारा ब्रेन भी खत्म हो जाएगा, और बाकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सेल्यूलर फंक्शनिंग है वो भी खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली काम खत्म। तो हम क्या करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन सरवाइव करते रहे, हमारा हार्ट सरवाइव करते रहे, हम बाहर से प्रेशर बिल्ड करके हार्ट को दबाते हैं, ताकि हार्ट से क्या हो, खुद से तो वो काम नहीं कर पा रहा है, बट जब हम उसको प्रेस करके दबाएंगे तो क्या होगा कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो आगे जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता रहेगा और ब्रेन हमारा जिंदा रहेगा। ठीक है ना। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम जानबूझ के वॉलेंटरीली इसको प्रेस करते हैं, ताकि खुद तो ये काम नहीं कर रहा, बट जब इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आगे ब्लड को भेजेगा, और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरी बॉडी पे होगी, ब्रेन पे होगी, और ये आपका रीशफल करके फिर से चालू हो सकता है। ठीक है ना। तो ये फिर से रीगेन कर सकता है अपनी कैपेसिटी को, अगर हम सही तरीके से काम यहाँ पे करते हैं। इसीलिए हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर का एक पूरा प्रोसेस है जो अभी हम समझने वाले हैं, बट उस प्रोसेस से पहले हम इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है डेंजर, है ना, डी फॉर डेंजर। आपको क्या करना है, आपको देखो, मैं आपने कैजुअलिटी देखी है ना, अपने नीचे देखा हुआ कि बंदा नीचे पड़ा हुआ है, और आपको पता लगा कि ये प्रॉब्लम के अंदर है ना। दूर से देखोगे तो आपको नहीं पता क्या हुआ है। आप डेंजर सबसे पहले देखोगे, आसपास उसके देखोगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आप उसको बचाने जाओ, हो सकता है आपको भी वही चीज अफेक्ट कर दे, हो सकता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पानी है और इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी में थी, इस वजह से शॉक लगा इसलिए पड़ा हुआ है। आप भाग भाग के बिना देखे कुछ बचाने चले जाओगे, आपको भी शॉक लगेगा, और दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तो ये काम खराब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले डेंजर को ऑब्जर्व करो कि भाई आसपास डेंजर तो नहीं है कोई एकदम, और ये जल्दी होना चाहिए काम। आपने देखना है जब सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंजर नहीं है, फिर जाके आप उसके पास अप्रोच करोगे, और फिर देखोगे आप रिस्पॉन्स। अगर मान लो डेंजर है,
वही सेम चीज है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो वायर पड़ी हुई है और नीचे पानी है जिसके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉब्लम, शॉक लगा है उसको इसलिए पड़ा है जमीन पे, तो पहले आप मेन सर्किट को बंद कर दोगे, मेन स्विच को बंद कर दोगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना जाए और आप उसे बचा सको, है ना। अगर डेंजर नहीं है तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो आप। जब डायरेक्टली आप अप्रोच करोगे तो आप उससे रिस्पॉन्स करोगे, रिस्पॉन्स मांगोगे, है ना। आपको नहीं पता क्या हुआ है प्रॉब्लम, तो आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, हेलो 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 भाई साहब, है ना। आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, कोई रिस्पॉन्स तो दे ये। अगर रिस्पॉन्स दे दिया उसने, इट मीन्स वो ठीक है, फिर वो आपको बता देगा क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जो कि होगा सेंड फॉर हेल्प। आपने चेक किया, उससे बात करने की कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने ऐसे हाथ उठाया, हाथ भी ऐसे नीचे गिर गया, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर आप सेकंड स्टेप पे जाओगे, सेंड फॉर हेल्प। आपने क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और बताना है जगह, वो वेन्यू की कहाँ पे ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, और जल्दी से जल्दी वो आने के लिए उनको बताना है। नेक्स्ट आपका आता है एयरवेज। ठीक है, अब आपको एयरवेज एंड ब्रीदिंग चेक करनी है। एयरवेज मतलब उसके जहां से वो एयर का पैसेज है उसकी बॉडी में, वो सारी चीजें चेक करनी है। नोज, पल्स काउंट चेक करनी है। आप ये चेक कर सकते हो कि उसकी कैविटी काम कर रही है कि नहीं। अगर जिंदा होता है मतलब तो कैविटी ऐसे चलती है, तो हमें दिखता है कि बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही है ना। बट अगर ऐसा नहीं होगा, मूवमेंट नहीं कर रही है, एयरवेज बिल्कुल ऑफ है, ब्रीदिंग बिल्कुल ऑफ है, देन आप जाओगे सीपीआर तक। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपको पता है कि भाई मेरे को सीपीआर देना है, इसी से मैं इसको बचा सकता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं बचा अपने पास। ठीक है, जब ये सारी चीजें एब्सेंट है ना, फिर जाके आप सीपीआर देते हो। अब सीपीआर का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, ये देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे ना, अपने जो क्लाइंट है इसको आप, सॉरी क्लाइंट तो क्या, कैजुअलिटी जो है ना, आप फर्स्ट एडर हो यहाँ पे, आप अपने क्लाइंट को पहले रिकवरी पोजीशन पे लेके आते हो ताकि उसके एयरवेज क्लियर हो जाएं। अब रिकवरी पोजीशन पे कैसे लेके आओगे, देखो जैसे वो सुपाइन लाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, इसके जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है उसको ऐसे 90 डिग्री पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसके ऑल्टरनेट लेग को, उल्टे लेग को ऐसे बेंड करना है और ऐसे फिर अपनी तरफ को खींच लेना है। क्योंकि ये तरीका फायदेमंद हमारे लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी एनर्जी सेव होगी, एनर्जी बचेगी। अगर आप डायरेक्टली उसे घुमाने की कोशिश करोगे तो अनकॉन्शियस है, एक तो वेट बहुत ज्यादा होगा, लगेगा आपको, दूसरा क्या होगा, वो पूरा का पूरा रोल कर जाएगा और वो नहीं चाहते हम। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेफ्ट हाथ को ऐसे बेंड करते हैं और फिर दूसरे इसके ऑल्टरनेट लेग को बेंड करके ऐसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसके जो एयरवेज होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको वापस से सीधा कर देंगे। ऐसा कई बार क्या होता है कि जब इंजरी होती है, इनडायरेक्ट इंजरी, मैं नीचे गिरा, उसके से मेरे नाक में चोट लगी और नाक में से फिर क्या हुआ कि मैं, मेरा जो खून है वो बहता रहा और अल्टीमेटली मेरे फेरिंग्स वाले एरिया पे इकट्ठा हो गया जाकर के, उसने और क्लॉक बना लिया वहां पे, जिसकी वजह से मेरे को सांस नहीं आ रही। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में, इसके पहले आप रिकवरी पोजीशन में ले आते हो ताकि अगर कोई खून वगैरह वहां पे इकट्ठा है तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है ना। अब रिकवरी वगैरह पोजीशन पे आप आ गए हो, उसके बाद एयरवेज क्लियर करके आप इसको वापस से स्टेट पोजीशन पे ले आओगे, यानी सुपाइन पोजीशन पे ले आओगे, जैसे अभी आप लेके आ गए वापस से। ठीक है, अब सुपाइन पोजीशन पे लेके आ गए आप, आपने एयरवेज चेक करने हैं, एयरवेज आपको नहीं फील हुआ, एंड देन आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीजें बेसिक ध्यान रखनी, एक तो सबसे पहले आपका नीचे, जहाँ पे आपने उस बंदे को लेटाया है वहां पे आपको नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो सरफेस है वो देखना है। जो सरफेस होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्ड सरफेस। ठीक है, अगर वो हार्ड सरफेस नहीं है, मान लो कुशनिंग वगैरह है वहां पे, मैट्रेस है, या फिर आप उसको बेड के ऊपर सीपीआर दे रहे हो, तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप उसे कंप्रेस करोगे, आपको हार्ड कंप्रेशन चाहिए, आप उसे कंप्रेस करोगे, दबाओगे, तो क्या होगा, वो कुशनिंग इफेक्ट आएगा, वो अंदर घुसेगा, जिसकी वजह से हार्ड कंप्रेशन नहीं हो पाएंगी। और ठीक है, और क्या होगा, आप उसको उतने अच्छे तरीके से सीपीआर नहीं दे पाओगे। तो हार्ड कंप्रेशन के लिए आपको हार्ड सरफेस चाहिए, नीचे उसकी जो बॉडी है वो हार्ड सरफेस पे होनी चाहिए, चाहे जमीन ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको उसके जस्ट ऊपर आना है, जैसे अभी आया है नीलिंग पोजीशन पे, नीलिंग पोजीशन। अभी जैसे मेरे आगे लैपटॉप पड़ा है, ऐसे नहीं दे सकता मैं सीपीआर किसी को, मुझे कैसे आना पड़ेगा, जस्ट उसके ऊपर आना पड़ेगा, ऐसे नीलिंग पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल एक 90 डिग्री का एंगल होगा, मेरी जो आईज होंगी वो बिल्कुल उसके चेस्ट के ऊपर होंगी, इस तरीके से होगा, तभी मैं प्रॉपर सीपीआर उसे दे पाऊंगा, प्रॉपर कंप्रेशन उसको दे पाऊंगा। ठीक है, अब दोनों हाथों से देना है, ये भी याद रखना, ताकि जो हमारा कंप्रेशन हो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़े। और तीसरी बात, देना किस तरह से है और कहाँ पर देना है सीपीआर। सबसे पहले हमें देना, देखो 1/3 पार्ट ऑफ स्टर्नम होता है, एक 1/3 पार्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, ये देखो ये लोकेशन है, तीसरा हिस्सा आपके स्टर्नम का, या फिर आप ये कह सकते हो कि निपल एरियाज के बिल्कुल बीच में।
ठीक है, ये निपल एरिया बिल्कुल बीच में इसके यहाँ पे। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये आपकी रिब्स हैं, रिब्स रिब्स खत्म हुई रिब्स, और यहाँ पे आपकी रिब्स खत्म होगी, ये आपका बीच में यहाँ पे सीपीआर देना है। ठीक है, देना कैसे है, सबसे पहले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आप रखना चाहो पहले आप रख लोगे, उसके बाद आप दूसरा हैंड उसके ऊपर रख लोगे, ताकि आप जब दोनों हाथों से प्रेशर लगाओ तो वो सिर्फ इस जगह पे पड़े, है ना। जैसे हैंड, जैसे हम वो चलाते थे ना साइकिल में, पंप भरने वाली वो आती थी पहले, तो हम दोनों हाथों से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से, इजी तरीके से हम पंप यूज कर सकते हैं। अगर हम एक हाथ से चलाने की कोशिश करेंगे नहीं बनेगी बात, है ना, क्योंकि वो गिर जाएगा, इस तरफ गिर जाएगा, इस तरफ गिर जाएगा, तो वर्टिकल फोर्स जनरेट नहीं होगी उतनी अच्छी। और जब दोनों हाथों से करेंगे तो ज्यादा बेटर हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल यहाँ पे रख रख करके दोनों हाथों से यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये हो गया काम, एंड देन हम यहाँ पे बीच में इस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो, सिंपली आपको क्या याद रखना है कि आपका जो लोकेशन होगा ना, लोकेशन होगा उस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किस एरिया पे देना है और कितनी स्पीड से देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये रहेगी कि आपको एक और चीज को नोटिस करना है, वो है कि आपका कंप्रेशन का स्पीड कितना होना चाहिए। आपको 17 सेकेंड्स के अंदर 30 कंप्रेशन के आसपास देने हैं। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे सीपीआर देने का बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे आगे वो कैजुअलिटी है, ठीक है, मेरे आगे ये कैजुअलिटी है और मैं जिस इसके ऊपर आ गया हूँ, मैंने बीच में रखा, और मैंने कंप्रेशन किस रेट में देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से इतनी स्पीड में देने बेसिकली। मतलब 17 सेकेंड्स के अंदर, 17 सेकेंड्स के अंदर आपको 30 कंप्रेशन देने, 30। और 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 बार आपको आर्टिफिशियल ब्रीथ देनी पड़ेगी। अब आर्टिफिशियल ब्रीथ का ऐसा है कि कोविड सिचुएशन के बाद आर्टिफिशियल ब्रीदिंग तो हम उतना एडवाइजेबल नहीं मानते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एम्बो की अवेलेबिलिटी है। एम्बो एक इक्विपमेंट होता है, एम्बो एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके का होता है वो, और उसमें एक वायर अटैच होती है और यहाँ पे ऐसे कंप्रेशन के लिए बना होता है, उसको हम यहाँ पे लगाते हैं और ऐसे इस तरीके से दबाते हैं, वो एम्बो होता है। वो आपको फर्स्ट एड के अंदर मिल जाता है, बट अब ऐसा अगर सिचुएशन कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगह पे हो गया तो वहां तो ऐसे अवेलेबल नहीं होगा ये चीज, है ना। तो वहां पे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देनी है, उसका भी एक बेसिक तरीका है ना। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आपने 30 कंप्रेशन दिए, उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसके जो चिन है उसको एलिवेट कर दिया, तो उठा दिया, ताकि उसके एयरवेज क्लियर हो जाए सीधे, है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप ऐसे इसके नाक को बंद करोगे, नाक को बंद किया और मुंह को खोला, ठीक है, नाक को बंद किया और मुंह को खोला, एयरवेज आपके क्लियर होने चाहिए, ऐसे ऊपर को उठा लेना है चिन को, और फिर उसके मुंह को खोलना है। और फिर उस समय की फर्स्ट एडर की वॉलेंट्री एयर इनहेलेशन हो। वॉलेंट्री एयर इनहेलेशन मतलब, जैसे कि अभी मैं अगर किसी को सीपीआर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहा हूं, तो मैं उसके नाक को खोलूंगा ना, नाक को बंद करूंगा, मुंह को खोलूंगा और चीन ऊपर होगा, और मैं वहां पे सांस ऐसे लूंगा, ये मैंने वॉलेंट्री इनहेलेशन लिया। और देन उसके माउथ पे जाकर के, कि माउथ उसका खुला हुआ है, उसको खोल के उसके मुंह के अंदर वो हवा को छोड़ दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बेलून की तरह नहीं, ऐसे ऐसे वाली हवा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप उसके माउथ को कवर नहीं करोगे तो वो एयर साइड से निकल जाएगी, है ना। तो माउथ को कवर करना है, और हवा कैसे देनी है, ऐसे पूरे मुंह खोल, इस तरीके से, ठीक है। और वो क्या, कैसे लोगे आप, पहले आप वॉलेंट्री एयर इनहेलेशन खुद करोगे ऐसे, ये वॉलेंट्री इनहेलेशन हुई, एंड देन एक्सहेलेशन उसके मुंह में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 2 बार ब्रीथ देना है, ठीक है, 2 बार आपने उसको ब्रीथ दिया, एंड अगेन आपको कंप्रेशन शुरू कर देनी है, फिर अगेन सेम चीज 30 कंप्रेशन, है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अब ये कितने इंचेस का होगा कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन तो डीप भी हो सकती है ना, आप बहुत ज्यादा तेज भी दे सकते हो, बहुत कम तेज भी दे सकते हो। 2 इंचेस के आसपास आपकी कंप्रेशन होगी। आपका कंप्रेशन तब आपको पता लग जाएगा कि सही हो रहा है, जब आपका जो कैजुअलिटी है, जब आप कंप्रेशन दो ना, जब कंप्रेशन दोगे तो आपकी जो कैजुअलिटी है, जो आपका जो नीचे लेटा हुआ है बंदा, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, उसकी सांस ऐसे चलेगी। जब आप कंप्रेशन दे रहे होंगे और उसके मुंह से इस तरीके से आवाज आ रही है सांस बाहर आने की, इट मीन्स आपकी कंप्रेशन एक्यूरेट चल रही है। मान लो अगर कोई आवाज नहीं आ रही है ना, इट मीन्स आपका कंप्रेशन सही नहीं है,
ठीक है, तो आपको 2 इंचेस की कंप्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप सॉफ्ट कंप्रेशन देते हो, बिल्कुल हल्के हल्के करते रहते हो, तो आपका हार्ट ही कंप्रेस नहीं होगा, तो ब्लड कैसे आगे जाएगा? वो वेसल से आगे जाएगा ही नहीं ब्लड, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो आपको 2 इंचेस तक कंप्रेशन तो देनी ही देनी है ना? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और आपको 17 सेकेंड्स के अंदर 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीथ देना है, और यही चीज को अपने कॉन्टिन्यूटी में रखना है, लगातार रखना है, करते रहना है। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये तब तक आप करोगे जब तक आपके पास एडीज ना आ जाए, जब तक आपके पास एम्बुलेंस ना आ जाए, या जब तक आप खुद डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ, तब तक ये आपको कैरी करके रखना है। मतलब ये काम आप करते रहोगे। हो सकता है कि इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग में ही उसको रिकवर कर जाए, है ना, उसकी बॉडी, उसका हार्ट फंक्शन करना शुरू कर जाए और वो सरवाइव कर जाएगा। हो सकता है ऐसा। बट ऐसा नहीं भी अगर होता है तो भी आपको एक कंटिन्यू रखना है, जब तक कि हम हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच जाते हैं या एम्बुलेंस हमारे तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, अगर एम्बुलेंस हमारे पास पहुंच गई या हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो वहां पे एईडीज की अवेलेबिलिटी होती है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेशन। आपने देखा होगा जो यहाँ पे लगता है करते हैं इसे, वो अगर अवेलेबल है वहां पे, तो वो यूज हो जाएगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। तब तक शायद हो सकता है वो सरवाइव कर जाए, या अगर नहीं सरवाइव करेगा तो उसको टेक ओवर कर लेंगे डॉक्टर्स। ठीक है ना? तो ये काम आप कर सकते हो सीपीआर वाला। अगर आप सही समय पर सीपीआर प्रोवाइड कर दो तो आप किसी की जान बचा सकते हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग इससे, सीपीआर की मदद से सरवाइव किए हैं, बहुत सारे। अगर आप सही समय पे कर दो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पैनिक करते हैं। मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, हम पैनिक करेंगे, हमें नहीं पता होगा क्या करना है, हम वेट करेंगे, हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए कैब करेंगे या खुद की कार में निकल जाएंगे। अब इतने में क्या होगा, आपको आधा घंटा, 30 मिनट, 25 मिनट तो लगेगा, ट्रैफिक रहेगा या दूर है हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इतना टाइम हमने वेस्ट कर लिया, इतने में तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो इतने में तो सर्वाइवल ही नहीं है, अपना बचेंगे ही नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम है, इसलिए काफी सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक हमारा हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है और हमारा ऑर्गन्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन, और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई ही नहीं हो पाया। ठीक है, ब्रेन भी वापस फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ये इमीडिएट देना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इमीडिएट इमरजेंसी प्रोटोकॉल। है ना, तुरंत हमें करना होता है अगर हमें किसी को बचाना है तो। ठीक है, अब ऐसा ही आप इन्फेंट्स के लिए भी कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए जो है ना, वो अगर ऐसा, मतलब कोई 0 to 2 ईयर्स का है बच्चा, तो उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो उतना हुआ नहीं, उसकी एनाटमी, उसका जो ग्रोथ है वो उतना हुआ नहीं। अब उसको आप ऐसे तो नहीं कंप्रेशन दे सकते, क्योंकि वो है खुद इतना छोटा सा बच्चा, है ना, इन्फेंट। तो उसको आप कैसे देते हो? ये उसको आप देते हो इस तरीके से, फिंगर से कंप्रेशन देते हो, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके हार्ट में 1 2 3 4। बड़ों के लिए तो ये काम नहीं करेगा, बट जो छोटे हैं इन्फेंट, अभी अभी डिलीवर हुए 0 से लेके 2 ईयर्स के, ठीक है, उनके लिए तो आपको ऐसे देना है अगर इमरजेंसी हो जाती है तो। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, एक और तरीका होता है कि जैसे बच्चा है, उसको आपने ऐसे पकड़ लिया दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया, और यहाँ से आपके क्या है, ये दो थंब है, ये बीच में आ गए उसके हार्ट के, एंड देन कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप दे सकते हो बच्चे को। बाकी जो कंप्रेशन रहेंगी वो 30 ही रहेंगी, बाकी जो ब्रीद रहेगी वो 2 ही रहेगी, और बाकी सेम सीक्वेंस ही रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिक चीज याद क्या रखनी है, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीद, और आपका जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है वो रहेगा 2 इंचेस। क्लियर है? एग्जाम जो होगा वो आपका होगा 50 मार्क्स का, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। सिर्फ आपको टिक लगाना है जो आपको सही लगता है, वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक टिक का लगाना है। ठीक है, और आपको टाइम पीरियड जो मिलेगा इसको करने के लिए, आपको 1 आवर का ड्यूरेशन आपका एग्जाम का होगा, 1 घंटे में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आपको इसको ऑनलाइन देना होगा, और आप इसको बेटर होगा कि आप इसको किसी अच्छे कनेक्शन, किसी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन उस दिन आप रखें अपना। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आधे एग्जाम में आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए और आप एग्जाम ना दो, ये नहीं होना चाहिए। तो आप इंटरनेट कनेक्शन ठीक रखना अपना,
आप या मोबाइल फ़ोन से भी दे सकते हो, आप अपने लैपटॉप से दे सकते हो, किसी भी स्मार्ट डिवाइस से आप अपना एग्ज़ाम जो है ना अपेयर कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा मत करना, क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले ही आपका पोर्टल खुल जाएगा एग्ज़ाम का। तो ऐसी चिंता मत करना कि जल्दी जल्दी आपको करना है। तो जो भी आपकी आईडी वगैरह होगी वो सही भरना, अपना नेम सही रखना, जो भी आपको एग्जाम अपने एनरोलमेंट टाइम पे आपने नेम रखा था, जो आपको सर्टिफिकेशन में नेम चाहिए वो आपका सही लिखना वहाँ पे। आपका जो बाकी एनरोलमेंट आईडी वगैरह है वो सेम सही लिखना वहाँ पे। और अपना फ़ोन नंबर आपका सही लिखना वहाँ पे, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बारी जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, नेम भी गलत डाल देते हैं, और अपना फ़ोन नंबर भी गलत डाल देते हैं, मेल भी गलत डाल देते हैं, और आईडी भी गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है आगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी मत करना। आप आसान तरीके से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर आपने सारी क्लासेस भी लगाई हुई है ना, अगर सारी क्लासेस भी आपने अटेंड की है लाइव, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, आप इजीली कर लोगे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बट साथ में अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप लर्न कर चुके हो सब कुछ, अभी लर्निंग बाकी है, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, प्रोसेस में आप आए हो। तो कंटिन्यू करना, बुक्स पढ़ो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, और जो हमने किया है क्लास में उसको भी रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, तो आपको एक ईजी हो जाएगा एग्जाम के लिए भी और आगे के लिए भी। ठीक है यार, एग्जाम बुक पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट है ना। अब ये ऐसे क्या बोलूँ कि बुक ना पढ़ो, सिर्फ ऐसे ही कर लो, ये थोड़ी बोलूंगा मैं। हाँ, मैं तो ये कहूंगा ना कि आप ये पढ़ लो, बुक्स भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना ही अगर मेन गोल होता तो शायद हम इतना डिस्कशन ही ना करते, फिर तो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता देता सिर्फ चीजें, है ना। तो इसलिए एग्जाम तो आपका तब भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की हुई हैं, ध्यान से सुनी हुई हैं, तो भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको और बेटर करना है और अच्छा समझना है, क्योंकि लर्निंग जो है वो ऐसा तो नहीं है 10 दिन की है या 8 दिन की है, सिर्फ जो हमारे सेशन हुए हैं 8-9 दिन की, इतने में ही थोड़ी लर्निंग खत्म होगी। लर्निंग तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, वो तो चलता रहेगा। सिर्फ एग्जाम ही थोड़ी हमारा अल्टीमेट गोल है, उससे बड़ा है ना हमारा गोल। तो इसलिए लर्न करते रहो, चाहे वो इस बुक से करो, इसके अलावा कोई 10 10 बुकें ले लो, या उसके अलावा कोई इंटरनेट से पढ़ो, या रिसर्च से पढ़ो, या किसी टीचर से पढ़ो, वो आपकी चॉइस। आई एम डूइंग वेरी हैवी, आई समटाइम्स 0 हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं मानती, ये तो होगा ही होगा। एंड एटीपी सीपी सिस्टम में आप ये काम करोगे ही करोगे। 40 मार्क्स पास नहीं है, 40% में भी पास हो जाओगे, यानी अगर आप 20 मार्क्स भी लाओगे तो भी पास हो जाओगे 50 में से, समझे। क्वालिफिकेशन 20 पे भी हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग नहीं, आपका क्वालिफिकेशन है सर। अगर आप 20% 40% भी ले आते हो ना, तो भी आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ओके।